नमस्ते आप। गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा। निश्चित तौर पर ये एक बाइलेटरल डिस्कशन रहा है और आप लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और ये एज ए फैकल्टी आप सभी जो है मेडिकल प्रैक्टिस में हैं और डे टू डे आप पेशेंट के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ जुड़ के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं जो कहा गया है हमारे यहाँ की अध्ययन अध्यापन और तद्वित संवासा ज्ञान अर्जन के जो 3 उपाय होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करके मेरा भी अपग्रेडेशन हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो है ध्यान में आती हैं और निश्चित तौर पर ये एक कंटिन्यूएशन में लर्निंग का प्रोसेस है। तो जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक बातें की, मैं आज चाहूंगा कि आज बहुत ज्यादा जो है प्रेजेंटेशन जैसा ना हो, बेसिक्स की कुछ बातें करूंगा यहाँ पे कि अब चूंकि हमने एक अपना बहुत कुछ चीजें जो है फ्रॉम बिगनिंग क्लास कैसे हमारी दुविधाएं थी वहां से लेके जो हमने इनिशिएशन ऑफ डिजीज के बारे में बात की कि कैसे कोई डिजीज इनिशिएट होती है, उसमें हमने दो जो समुत्थान थे आमाशय और पक्वाशय, वहां से उत्पन्न होने वाली जो दो प्रमुख बीमारियां थी अजीर्ण और उदावत, इनको लेके हमने अपना स्टार्टिंग किया कि हर डिजीज में यहीं से इनिशिएशन होगा। निज रोगों की यही हमेशा एक क्रम रहेगी और इसी ऑर्डर में हमको उसको देखना है। अगर हमको किसी चीज का ऑर्डर पता चल जाता है तो हम उसको फिर से रीअरेंज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आज हम उन्हीं की बातें करेंगे कि किस तरीके से अब हम एक स्टेप वाइज अपने पेशेंट के साथ जुड़े। तो हमारा चूंकि जो कुछ भी हम आपके सामने रख रहे हैं ये गुरु परंपरा का एक ज्ञान है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम अपने गुरु परंपरा में किस तरीके से काम करते हैं और वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और थोड़ी सी बातें हमारी आज उसको लेके होंगी। रागा निरोगम शततान शततान अशेषताया प्रशतान अशेषान अशुभ मुंह अर्जी राजवान यो अपूर्व नमोस्तुते। गुरुजनों को प्रणाम। जो कुछ उनका है वो आप तक वाहिद है। आज हम बात करते हैं कि ओपीडी लेवल पे हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस किस तरीके से हो। ये स्लाइड देख पा रहे हैं आप सभी? यस सर। थैंक यू। ओपीडी लेवल पे हमारी डायग्नोसिस का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम पेशेंट के साथ जुड़ें, जैसा कि आप सभी इसको करते हैं, ये आपके लिए कोई नया विषय नहीं है। मैं बस उसमें थोड़ा सा अपनी जो गुरु परंपरा है उसको आप तक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में जो कुछ भी हम ओपीडी लेवल पे करते हैं, भारतीय जो वाङ्मय है या जो हमारी मुख्य ग्रंथ है चरक संहिता, उसको ही अनुसरण करके हमारी चिकित्सा आधार होता है। तो देखा जाए तो जो चरक संहिता है वो चतुष्क प्रणाली में लिखी गई है और जो सूत्र स्थान है उसको सिर कहा गया है, अर्थात चिंतन जो करना है वो सिर के माध्यम से या हमारे मस्तिष्क के अंदर जो चिंतन होता है उसके हिसाब से हमको कार्य करना होता है। तो सूत्र स्थान जो 30 अध्यायों से मिलकर बना है उसके जो 7 चतुष्क और 2 संग्रह द्वय, ऐसे 4-4 अध्यायों के 7 चतुष्क बताए गए हैं और 2 संग्रह द्वय बताए गए हैं। इनका हम चिकित्सा में कैसे उपयोग करें, तो जो हमारे 4 अध्यायों का एक चतुष्क है, ऐसे हमारे 4-4 अध्यायों के 2 चतुष्क निर्देश चतुष्क और रोग चतुष्क और संग्रह द्वय अर्थात अर्थ 10 महामूल्य और 10 प्राणायाम, ये 10 अध्याय हैं जो हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस के हिसाब से लिखे गए हैं। अर्थात जब कभी भी हम चिकित्सा के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि ये जो पेशेंट हमारे सामने आया है इसमें परेशानी क्या है, इसमें हुआ क्या है, इसमें कौन सा धातु वैषम्य कैसे हुआ है। तो सामान्य रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको धातु साम्य की स्थिति कहते हैं, जो रोगी होता है वो धातु वैषम्य की स्थिति कहलाती है। तो ये धातु साम्य से धातु वैषम्य कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हमारे पास 10 अध्यायों का संग्रह है, निर्देश चतुष्क, रोग चतुष्क और संग्रह। अगर आप एक चिकित्सा में अपने आप को और पॉलिश करना चाहते हैं तो ये एक निर्देश ऐसा आचार्य चरक कहते हैं कि हमको निर्देश चतुष्क, रोग चतुष्क और संग्रह द्वय का ध्यान होना चाहिए। उसमें भी जो निर्देश चतुष्क है जिसमें हमारा ध्यान देने वाली बात है कि 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय और 12वां अध्याय, मतलब खुड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिशैषणीय और पाद कलाकलीय अध्याय, ये जो 4 अध्याय हैं ये हमको ये बताते हैं कि हम किस तरीके से अप्रोच करें, क्लिनिकल मेथड्स क्या होने चाहिए। और जो हमारे रोग चतुष्क हैं, रोग चतुष्क के अंदर जिसमें हमें क्रियंता शीर्षीय अध्याय, त्रिशोथीय अध्याय हमारे साथ जुड़ता है और उसके बाद से हमारा महारोगा अष्टोदरी और महारोगाध्याय जुड़ते हैं। ये हमारे जो 4 अध्याय हैं ये हमको ये बताते हैं कि हमारी क्लिनिकल पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है, वो पैथोलॉजिकल जो हमारी पूरी पैथोजेनेसिस हुई है वो कैसे है और ये ठीक होने लायक है कि नहीं है, इसकी साध्यता का निर्धारण करने के लिए हमारे साथ
अर्थे 10 महामूल्य और जो है 10 प्राणायातन के अध्याय होते हैं। तो ये जो स्थिति है हमको अगर समझ में आ जाए तो ये हम जिसे अपने पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस के साथ अप्रोच कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको सिंपल करता हूँ, क्लिनिकल करता हूँ। प्रैक्टिकल जो हम करते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। इसको आतुर निर्देश कहते हैं। निर्देश शब्द जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निर्देश चतुष्क में निर्देश बताए गए। निर्देश, प्रमाण और परीक्षा ऐसे 3-4 शब्द आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलते हैं। वास्तव में निर्देश का मतलब है कि धातु वैषम्य और धातु साम्य कैसे धातु साम्य से धातु वैषम्य में हुआ है इसको ज्ञात करना। सामान्य रूप से प्रमाण का काम होता है किसी भी ऐसी चीज को जो अननोन है उसको जान लेना, लेकिन हमारे लिए चिकित्सक के लिए तो अननोन मतलब धातु वैषम्य को जानना। तो जब आतुर निर्देश का मतलब है कि हमें अपने पेशेंट के अंदर, आतुर और रोगी में भी अंतर होता है। रोगी जो कि बीमार है, किसी भी तरीके की परेशानी से पीड़ित है, वो सभी लोग रोगी कहलाएंगे। लेकिन जो चिकित्सा कराने के लिए तत्पर है, जिसके अंदर उत्सुकता है कि मुझे ठीक होना है, आपके सारे डूज एंड डोंट्स को फॉलो करने के लिए रेडी रहता है, वो रोगी आतुर कहलाता है। तो यहाँ आतुर को समझना है कि हमें चिकित्सक का हमारा काम भी है कि रोगी को आतुर बनाया जाए, और अगर आतुर ही मिल जाए रोगी तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर पहले से ही वेदना हो कि मुझे ठीक होना है, हर तरीके के प्रयास करने हैं। तो यहाँ आतुर निर्देश जो दिया गया है कि इसका हमारा क्रम क्या होना चाहिए पेशेंट देखते समय हमारा। तो सबसे पहली जो बात आती होती है आतुर वृत्त, जिसमें कि हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। आप सभी जानते हैं कि जब हम डेटा कलेक्शन करने चलते हैं पेशेंट के साथ, तो हमारे डेटा कलेक्शन के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली: हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ये मॉडर्न साइंस भी मानता है और आयुर्वेद भी मानता है। तो हिस्ट्री टेकिंग जो होता है वो पूरा का पूरा आतुर वृत्त के अंतर्गत आता है। आप जो हम प्रश्न परीक्षा के माध्यम से आतुर से जोड़ते हैं। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा भाग होता है कि जो कुछ भी हमको यहाँ पे पेशेंट ने बताया वो किस स्रोतस के साथ जुड़ा हुआ है या स्रोतस के किस लिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उस स्रोतोदृष्टि के लिंग का परीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई मरीज आया और उसने कहा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द हो रहा है ये चीज बताने से पता चला कि हमारे जो अन्नवा स्रोतस है उसका जो हिस्सा है आमाशय और वाम पार्श्व, उस स्थान पे अगर उसको शूल हो रहा है तो सॉरी, तो अन्नवा स्रोतस की जो लिंग है, लिंग मतलब होता है लक्षण उत्पत्ति की प्रक्रिया, अर्थात अनन्ना, विलास, आरोचक, अविपाक और छद्म, ये 4 लिंग हैं जिसके बेसिस पे अन्नवा स्रोतस दुष्ट होता है। तो अब वह अनन्ना विलास से भी दुष्ट हो सकता है, आरोचक से भी दुष्ट हो सकता है, अविपाक से भी दुष्ट हो सकता है और छद्म से भी दुष्ट हो सकता है। हम जब प्राइमरी क्लासेस में हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि अविपाक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारकृत का विभाजन सही नहीं होता है और उसके वजह से आम इत्यादि उत्पन्न होते हैं और फिर वो सूल, कौरो या दाह करते हैं। तो हमें तुरंत पता चल गया कि यहाँ स्रोतोदृष्टि जो लिंग है उसमें अविपाक नामक प्रक्रिया प्रभावी है। मतलब अन्नवा स्रोत के अंदर भी 4 स्रोतोदृष्टि के लक्षण है, अनन्ना, विलास, आरोचक, अविपाक, छर्दी। उसमें से अविपाक नामक प्रक्रिया अनुसरण करके पेशेंट को पेट में दर्द है। कितनी माइन्यूटली आप अपने पेशेंट के अंदर डेप्थ में जा सकते हैं। अगर ये अभिपाक दिख गया तो पाक करना है, ये हमको हमारा गोल भी हमको दिख जाएगा। ऐसे ही कोई पेशेंट अगर उल्टी लेके आता है तो हमको पता है कि ये छर्दी नामक प्रक्रिया जो है अन्नवा स्रोतस में जो है कार्यकारी है, तब हमको उसके अंदर जो एक्सेप्टेंस है कि वो स्रोतस के साथ ग्राह्य हो जाए, ऐसी प्रक्रिया का अवलंबन करना है। तो ये स्रोतोदृष्टि लिंग परीक्षण हम सेकेंड ग्रुप में करते हैं। अभी धीरे से बहुत इजी हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से अगर हमको कोई लक्षण मिल रहा है, किसी बीमारी का सीधा सीधा लक्षण मिल रहा है, ऐसा रहे तो उसके प्रत्यात्म लक्षण का परीक्षण करना है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर किसी को बार बार पॉलीयूरिया हो रही, मिक्सचुरेशन हो रहा है, यूरिन पास आउट हो रहा है, और हम जानते हैं कि पॉलीयूरिया तो हमको ओवर हाइड्रेशन में भी हो सकता है, हाइपरटेंशन में भी हो सकता है, डायबिटीज में भी हो सकता है, हमारे आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के हिसाब से अजीर्ण में भी हो सकता है और प्रमेह में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसको अजीर्ण है कि प्रमेह है, इसके लिए हम अजीर्ण और प्रमेह के प्रत्यात्म लक्षणों के साथ एक दूसरे का कोरिलेशन करते हैं। जैसे प्रभूत आविल मूत्रता। प्रभूत आविल मूत्रता मतलब प्रभूत मतलब मात्रा और फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रभूतम बारंबार, मतलब अधिक मात्रा में और बार बार। आविल मतलब होता है गंदा या टर्बिड लिए हुए अपीयरेंस वाला जो यूरिन होता है, वैसे यूरिन को बार बार अगर पेशेंट पास करता है तब वो प्रमेह का रोगी है। लेकिन अगर सिर्फ बहुमूत्रता होती है और उसमें कोई आविलता या कोई टर्बिडिटी नहीं होती है तब वो अजीर्ण का रोगी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम समझें तो प्रत्यात्म लक्षणों को ध्यान करके हम रोगी के अंदर सीधे सीधे बीमारी का ज्ञान कर सकते हैं।
तो ऐसे लक्षणों का समूह हमारे बीमारियों के लिए बताया गया कि किसको हम पांडु कहेंगे, किसको हम अजीर्ण कहेंगे, किसको हम अतिसार कहेंगे, किसको हम गुल्म कहेंगे, किसको हम यक्षमा कहेंगे, किसको हम ज्वर कहेंगे। इसका संग्रह हमारे को बढ़ाना चाहिए। एक चिकित्सक के पास जितना अच्छा संग्रह होता है, जितना अच्छा संकलन होता है, चिकित्सा उतनी अच्छी होती है। तो चिकित्सा संकलन से होती है और संकलन जितना हम बढ़ाएंगे वो चीजें दिखने लगेंगी। कोई पेशेंट आया, बिल्कुल आपको फेस जो है पैलर दिखता है, एकदम से लगता है कि ये तो पांडु नहीं एनीमिया होगा, लेकिन हमको पता है नहीं पांडु हो सकता है। तो हमने और भी परीक्षण करना शुरू किया कि मुख शोथ है, पांडुता है, पीत भागार्धम, केतकी धूलि सन्निभम और रोचता है बॉडी में, है ना, इस तरीके के। और कहीं पूर्ण रूप के साथ हृदय स्पंदन भी मिल रहा है, तो हमको क्लियर हो जाता है, पिंड को दृष्टि भी मिल रहा है कि ये पेशेंट तो पांडु का है। तो जितना हमारा कलेक्शन अच्छा होता जाएगा, व्याधियों के प्रत्यात्म लक्षण हमको ज्ञात रहेंगे, उतना हम पेशेंट के साथ जुड़ पाएंगे और अर्लीस्ट डायग्नोसिस बना पाएंगे। ऐसे ही कई बार ऐसा आता है कि हमको विभेदक लक्षण की जानकारी होनी चाहिए। विभेदक लक्षण मतलब जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ कोरिलेट करते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि ये जो पेशेंट है ये अजीर्ण का है। अजीर्ण का मतलब इसका आम का सीधे ढंग से पाचन नहीं हो रहा, आहार का सही ढंग से पचन नहीं हो रहा। लेकिन अजीर्ण में भी वो आमाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है, विस्तब्धाजीर्ण है। जब तक इसका प्रभेद नहीं होगा, कास है तो जो है कौन सा कास है, वातिक कास है, पैतिक कास है ना, कौन सा कास है, श्वास है तो तमक श्वास है कि क्षुद्र जो है श्वास है, किस तरीके का जो है स्थिति है, ये जब तक हमको नहीं पता चलेगा तब तक हम विभेदक लक्षणों का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो विभेदक लक्षण हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मदद करते हैं। तो इसलिए हमको अपना संकलन विभेदक लक्षणों का बढ़ाना चाहिए। तो एक पेशेंट में हम इस तरीके से जब जुड़ते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग के साथ उसका इंफॉर्मेशन लेते हैं, मिलने वाली इंफॉर्मेशन में कौन से सोकस का इन्वॉल्व है इसके साथ बढ़ते हैं, और व्याधि के प्रत्यात्म लक्षण के साथ उसको जोड़ते हैं, और उसके विभेदक लक्षणों के साथ जब उसको जोड़ देते हैं, तब हमें फाइनल एक डायग्नोसिस का बेस मिलने लगता है। थोड़ा सरल तरीके से आगे बढ़ते हैं, जहां हमने बात किया कि आतुर निर्देश मतलब धातु शांग और धातु वेशन की स्थिति को जानना है। प्रमाण जो है अज्ञात को ज्ञात करना कहलाता है, और दर्शन स्पर्शन प्रश्न हमारी परीक्षा का मूल आधार बन जाता है। दर्शन स्पर्शने परिच्छेद रोगिणाम, जैसा कि आचार्य बागभट्ट ने और आचार्य चरक दोनों ने इस परीक्षा का उल्लेख किया है। लेकिन आचार्य बागभट्ट ने इसको बहुत बल देकर कहा है कि इसको हम अगर परीक्षा में लेते हैं तो सारी परीक्षाएं इसके अंदर समाहित हो जाती। आप सभी जानते हैं रोग रोगी परीक्षा की स्थिति होती है, हम एज ए पेशेंट के साथ जब जुड़ते हैं तो ये 3 परीक्षाएं करते हैं। तो इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं कि कैसे हमारे लिए दर्शन परीक्षा ओपीडी लेवल में हम किस तरीके से उसको करते हैं। तो दर्शन परीक्षा जो हमारी ओपीडी में हम करते हैं, तो हमारे पास जैसे ही पेशेंट आता है, आप सभी वही काम करते हैं कि हम पेशेंट को बिना पेशेंट की जानकारी के एक हमारा उसके साथ दर्शन होता है। पेशेंट कैसे चल के आ रहा है, पेशेंट के अंदर कोई कलर डिस्कलरेशन वगैरह है, ऐसी कोई चेंजेस है, या कोई क्लियर कट कोई अगर ट्रॉमा का पेशेंट है, कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तो भी हमको दर्शन में दिख जाता है। तो प्रारंभिक जो दर्शन होता है दर्शन परीक्षा में, वो बिना रोगी की जानकारी के होता है। रोगी को पता नहीं रहता है, चिकित्सक की नजर उसके ऊपर पड़ती है और पेशेंट का जेंडर पता चल जाता है, पेशेंट का जो है बिल्ड पता चल जाता है, पेशेंट का कलर पता चल जाता है, और कई बार तो पेशेंट की मनोस्थिति तक भी पता चल जाती है, क्योंकि पेशेंट का जो फेशियल अपीयरेंस या पेशेंट का जो लुक होता है वो तुरंत जो है दर्शन के रूप में हमको जानकारी हो जाती है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है दर्शन के माध्यम से शुरू होती है, लेकिन दर्शन परीक्षा यहाँ पे एक इनिशियल लेवल पे रहती है। इसके बाद जैसे ही हमारा पेशेंट आगे आता है तो हम उससे प्रश्न परीक्षा शुरू कर देते हैं, और प्रश्न परीक्षा जो शुरू करते हैं तब हमको पेशेंट के साथ जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम दोबारा फिर दर्शन परीक्षा करते हैं, जिसमें कि आप बहुत सारे इंस्पेक्शन वगैरह जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि आप जो है जीभ दिखाइए, आंखें देखते हैं, या जहां भी हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, पेट एग्जामिनेशन करने चल रहे हैं, या जो भी बॉडी पार्ट्स के लिए साथ हम जुड़ते हैं, वहां पे हम सेकेंड लेवल ऑफ दर्शन करते हैं। तो एक दर्शन प्रश्न परीक्षा से पहले और एक दर्शन प्रश्न परीक्षा के बाद होता है, और साइमल्टेनियसली हम दर्शन के साथ साथ स्पर्शन परीक्षा भी सेकेंड लेवल पे करते हैं, जहां हमको आवश्यक होता है हम वहां के अंगों को, कोई उष्णता है, कोई शीतत्व है, कोई ग्रंथि है, कोई ऐसा ज्वर है, कोई शोक है, इन सब चीजों का हम ज्ञान जो है स्पर्शन के माध्यम से करते हैं। जैसे आप गुल्म के बारे में जानते हैं, गुल्म एक ऐसी बीमारी है जिसका परीक्षा स्पर्शन के माध्यम से होता है। स्पर्शोपलब्धे परपिंडित्वात्, जब तक स्पर्शन में उदर में कोई परपिंडित रचना ना मिले तब तक हम उसको गुल्म नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से स्पर्शन परीक्षा हमारी जो है दर्शन के बाद की दूसरी परीक्षा मुख्य रूप से होती है। लेकिन आज जो व्यवहार में सबसे ज्यादा हम लोग काम में लेते हैं
लेकिन वो इससे जुड़ के है, वो है हमारी प्रश्न परीक्षा। तो आजकल ऐसा भी होता है कि हम ओपीडी लेवल पे कई बार हम चिकित्सक इतना या तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, या हमारी कुछ कमियां हैं कि हम प्रश्न परीक्षा से शुरू करते हैं। जबकि हमारी एक कोशिश यही होनी चाहिए कि एक चिकित्सक के रूप में आप हमेशा दर्शन परीक्षा से शुरू करें, और दर्शन परीक्षा से एक आउटलुक तो लें मरीज का, और हो सके तो आप उसके बाद से स्पर्शन परीक्षा में नाड़ी परीक्षा करें, और उसके बाद से आप प्रश्न परीक्षा की तरफ बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको प्रारंभिक स्थिति का ज्ञान हो जाए। फिर प्रश्न करने से जो रोगी बताएगा उसके अंदर आप उस दोनों के बीच में कोरिलेशन कर सकते हैं। प्रश्न परीक्षा आप सभी करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न परीक्षा होती है उसमें हम उस मरीज के हमारे ओपीडी में आने का कारण पूछते हैं, या उसको परेशानी हुई, क्या हुई, कैसे है, इसके बारे में हम पूछते हैं। इसको आप सभी लोग जानते हैं, जिसको हम चीफ कंप्लेंट कहते हैं। और चीफ कंप्लेंट हमेशा एक क्रोनोसिटी जो है सीवियरिटी के ऑर्डर में लिखा जाता है। तो अगर किसी मरीज की जो भी परेशानी है, उन सारी बीमारियों का जो संग्रह होता है, जो लक्षणों का या जो परेशानियों का, वो हम वेदना समुच्चय के अंतर्गत प्राइमरी इंट्रोगेशन के अंदर चीफ कंप्लेंट के रूप में लिखते हैं। तो ये पेशेंट के साथ जुड़ने का हमारा एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है कि हम हिस्ट्री टेकिंग में जो है उस मरीज की परेशानी के बारे में डिटेल करें। इस परेशानी के होने का क्रम जब हम इसके साथ जोड़ते हैं, तब हमको पूरी कोर्स ऑफ डिजीज पता चलती है। तो जो कोर्स ऑफ डिजीज हमको पता चलती है, उसको हम वर्तमान व्याधि वृत्त या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस भी कहते हैं, कि हम किसी पेशेंट के साथ किस तरीके से जुड़े कि उससे हम उसकी पूरी जर्नी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिजीज ग्रेजुअल ऑनसेट की भी हो सकती है और सडन ऑनसेट की भी हो सकती है। मतलब एक्यूट और क्रोनिक इलनेस की स्थिति अलग अलग होती है। कई सारी बीमारियां होती हैं जो हमारे निदानों के बहुतायत की मात्रा में सेवन करने से एक ही दिन में हमारे लक्षण दिख जाते हैं। जैसे कल रात में अगर हमने कुछ ऐसा अटपटा खाया, दूसरे दिन सुबह उठते ही हमें पेट में भारीपन, दर्द या लूज मोशन या वोमिटिंग होने लगती है। यह आम प्रदोष का लक्षण है, जो कि आधे प्रहर के अंदर, आधे से एक प्रहर के अंदर हमारे शरीर में आ जाता है। तो ये एक्यूट कंडीशन एक तरीके से सडन ऑनसेट वाला एक कंडीशन बना, तो इसमें हमारा निदान बलवान रहता है और तुरंत ही अपने लक्षण प्रकट होता है। तो जो कुछ भी पेशेंट हमारे साथ हमको हमारे पास डिजीज लेके आया है, उसका पूरा कोर्स क्या रहा है, और यहाँ पे सिर्फ उसका ऑनसेट ही नहीं, उस दौरान उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है। कई बार हम आयुर्वेदिक फिजिशियन जब पेशेंट को डील करते हैं, तो पता चलता है पेशेंट हमारे पास सेकेंडरी टर्सरी ओपिनियन लेने के लिए आता है। तो जब पेशेंट हमारे पास सेकेंडरी टर्सरी ओपिनियन लेने के लिए आता है, तो उसके पहले जो जो ट्रीटमेंट उसके साथ चला है, वो भी उसकी बीमारियों में उतार चढ़ाव या कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है, या उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकता है, उसका भी हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे पूरा जो इलनेस होती है वो आप तक पहुंची है, वहां तक आपको हिस्ट्री पता चलती है। तो यहाँ से वर्तमान व्याधि वृत्त के बारे में आप जानकारी पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां जो पहले हुई रहती हैं, वो हमारे करंट की बीमारी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालती है। इसके लिए हम पास्ट हिस्ट्री या पूर्व व्याधि वृत्त के बारे में पूछते हैं, जिसमें कि आप पेशेंट से उसके पास्ट हिस्ट्री या पास्ट कोई सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट कोई मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी। और ऐसे ही हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, किसी डिजीज का ऐसा कुछ प्रिवेलेंस रहा है फैमिली में, तो वो हमको फैमिली हिस्ट्री या पूर्ववृत्त के बारे में बात है। व्यक्तिगत या जो है हमारे उसके पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि हम सारी इंफॉर्मेशन उसके ब्लड बाउल हैबिट्स, स्लीप पैटर्न है ना, उसके फूड हैबिट्स, और फीमेल है तो उसके पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन वगैरह की हिस्ट्री, और अगर कुछ एडिक्शन वगैरह है तो एडिक्शन वगैरह की हिस्ट्री, ये सारी चीजों की जानकारी हम प्रश्न के माध्यम से करते हैं। ये सब मैं आपको कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, आप रोज यही काम करते हैं। बस ध्यान ये दिलाना है कि इसके बाद क्या करना है। यहां तक तो हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया। निश्चित तौर पे ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, ये इंफॉर्मेशन को हमको अपने स्रोत खोलना है। हमारा पहला यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारा मरीज लेके आया है, वो किस स्रोत से जुड़ा हुआ हो सकता है। अर्थात अगर कोई पेशेंट हमको लगातार ऐसी कोई परेशानी लेके आ रहा है कि मल प्रवृत्ति नहीं हो रही, अगर उसको मल प्रवृत्ति नहीं हो रही है, विबंध लगातार बना हुआ है, तो हमको ये देखने की कोशिश करनी है कि मल प्रवृत्ति नहीं होना, विबंध होना पुरीश्वाह और प्राणवाह स्रोतस की विकृति से ऐसा अतिबद्ध लक्षण हो सकता है। तो प्राणवाह और पुरीश्वाह स्रोतस के अतिबद्ध लिंग का अनुसरण करके ये लक्षण आता है, ऐसा हमारे पास संकलन रूपी विज्ञान पहले से था। तो आपको अपने मरीज के अंदर जो परेशानी है वो किस स्रोत से जुड़ी हुई है, इसका अन्वेषण करना है। और इसके लिए सरलीकरण के लिए थोड़ी सी बातें बता दें कि स्रोत को 3 भागों में बांटा है। अर्थात जो भी परेशानी आई है, बुखार है, पेट में दर्द है,
या उल्टी हो रही है, ऐसी कोई परेशानी है, तो हमको देख लेना है कि ये जो स्रोतस है ये 3 खंडों में बटे हुए हैं। एक स्रोतस ये है जिसमें कि हमारा उत्पादक स्रोतस कहलाता है, प्राण उदक अन्न। एक स्रोतस ये होता है जिसको हम स्थापक स्रोतस कहते हैं, जिसमें रस से लेकर शुक्र पर्यंत के स्रोतस हैं। और एक स्रोतस होते हैं जो लय कारक स्रोतस करते हैं या उत्सर्जक स्रोतस कहते हैं, उसमें मूत्र, पुरुष, स्वेद और महिलाओं में आंतरवा स्रोतस है। तो हमारे पेशेंट के साथ जो परेशानी है, जो उसको बुखार हुआ है, जो उसको पेट में दर्द है, जो उसको मोशन सही नहीं हो रहा है, तो बुखार हमारा मूल रूप से रसवा स्रोतस की वजह हो सकती है, क्योंकि रसवा के लक्षण लिंग में ज्वर बताया गया है। उदर स्थूल जो है वो हमारे अनवा स्रोतस की स्थिति से हो सकता है, क्योंकि उसमें इसमें बताया गया है। और अगर हम विबंध की स्थिति देखें तो वो प्राणवा और हमारे पुरीस्वा में हो सकता है। तो ऐसे हमको उस स्रोतस का अन्वेषण करना है कि ये जो लक्षणों का समूह मरीज बताया है ये किन किन स्रोतस में देखने को मिल सकता है, और फिर हमको उसमें जोड़ने की कोशिश करनी है कि वो उसमें प्राथमिकता का क्रम क्या था, अर्थात उसको ज्वर पहले हुआ या उसको पहले जो है पेट दर्द हुआ या उसका मोशन नहीं होने की परेशानी पहले हुई। इससे हमको पता चलेगा कि प्राथमिकता का क्रम क्या है। तो स्वतंत्र रूप से स्रोतस कौन सा पहले दुष्ट हुआ और उसके मल जाके दूसरे स्रोतस को दुष्ट करेंगे। इसमें चिकित्सा करते समय स्वतंत्र की चिकित्सा हमको पहले करनी है। तो ये जो छोटा सा अन्वेषण है अगर हम अपने ओपीडी लेवल पे करते हैं, निश्चित तौर पर हमारा बहुत काम आसान हो जाता है और हम पेशेंट के साथ अच्छे से जुड़ पाते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ कुछ चीजें जोड़ के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं अपना एक हिस्ट्री टेकिंग परफॉर्मा यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। आप सभी ये देख पा रहे हैं? यस सर, विजिबल है। देखिए, ये एक बेसिक हिस्ट्री टेकिंग परफॉर्मा है जो हम लोग अपने ओपीडी में यूज करते हैं। इसके बारे में ज्यादा आपको बेसिक के बारे में नहीं बताना है, आप सभी ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करते हैं, जिसमें कि हम जिसको हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन या प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट कहते हैं। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हमको बहुत सारी चीजें देती हैं, पेशेंट के नाम से लेके पेशेंट के ऑक्यूपेशन, पेशेंट की जो है जो हैबिटेट है, ये सब चीजें उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती हैं। ये सारी चीजें आप जानते हैं और इससे भी हमको कुछ ना कुछ डायग्नोसिस होती है। इसलिए हमको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पेशेंट से लेनी चाहिए और इसको उसके जो प्रेजेंट कंप्लेन है जिसको लेके वो हमारे पास आया उससे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा एक पहला वो रहता है जिसमें कि हम पेशेंट के साथ बात करते हैं और यहाँ से हमारा जो है प्रॉब्लम शुरू होती है कि जो पेशेंट हमारे पास आया है वो जो कुछ भी परेशानी लेके आया है उस परेशानी में क्या क्या परेशानियां हैं, उनका ऑर्डर क्या है और कितने ड्यूरेशन के साथ वो हो रही हैं। तो सीवियरिटी और ड्यूरेशन ये क्रोनिसिटी के ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। जो मुख्य परेशानी होती है उसको सबसे पहले और कितने समय से हो रही है उसके साथ उसको लिखने की कोशिश करते हैं। इससे हम प्रॉब्लम को एड्रेस करने में सहायता मिलती है, जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं, जो आप रेगुलर अपनी ओपीडीज में करते हैं। यहाँ एक बहुत बेसिक चीज है जो थोड़ा सा आपको अलग सी लगेगी कि हम लोग जब पूरी चीफ कंप्लेंट्स नोट डाउन कर लेते हैं तो उस चीफ कंप्लेंट्स को, जैसा कि अभी डिस्कस हमने किया कि स्रोतस की तरफ ले जाने की कोशिश के पहले हम एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये वास्तव में उस पेशेंट के अंदर जो अजीर्ण और उदावर्त है वो अभी प्रभावी है कि नहीं उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए है। अगर हमारे पेशेंट में अजीर्ण और उदावर्त अभी भी प्रभावी है तो हम लोग सबसे पहले उसको एड्रेस करते हैं और फिर मूल व्याधि की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी ये बात कर चुके हैं कि जब तक हमारा कोस्ट क्लियर नहीं होगा हम दवा क्या, आहार क्या, किसी भी चीज को वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हम सबसे पहले जो चिकित्सा का क्रम होता है उसको कोस्ट से शुरू करते हैं, फिर शाखा में जाते हैं, फिर मर्मास्थि संधि में जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट मर्मास्थि संधि की बीमारी लेके आता है और जब हम कोस्ट से चिकित्सा करते हैं तो कोष्ठ शुद्ध हो जाने से कोष्ठ से जो जठराग्नि से जो मल जा रहा था वो जाना बंद हो जाता है और तकरीबन 60 से 70% पेशेंट कोष्ठ की चिकित्सा करने से मर्मास्थि संधि के लेवल में लाभ पा जाते हैं। बचे जो 20% रोगी होते हैं वो शाखा की चिकित्सा करने से लाभ पाते हैं और जो गंभीर से 10% रोगी होते हैं उनमें समूचना भेद करना पड़ता है चिकित्सा सूत्र अप्लाई करके। ऐसे गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला उसी को हम लोगों ने चिकित्सा का अपने आधार बनाया। तो यहाँ एक प्रश्नोत्तरी आपको दिख रही है कि ये जो प्रश्न है वात मूत्र परिसर का नाम जो है, ये जो स्थिति है ये चरक सूत्र 22वें अध्याय का सम्यक लंघन का श्लोक है कि अगर कोई पेशेंट के अंदर सम्यक लघुता आएगी तो कैसा लक्षण दिखेगा। तो कहते हैं ये इन्हीं को कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि के लेवल में गुरुजी ने इसको डिवाइड कर दिया और हम सभी उसको अपने चिकित्सा में फॉलो कर रहे हैं कि वात मूत्र पुरुष विसर्गा नाम गात्र लागु हृदय उद्गार कंठ शुद्ध
तंद्रा क्लमागते स्वेदो जायते रुचे च क्षुत पासा सहोदय क्रमास, ये जो है सम्यक लंघन के लक्षण बताए। तो इसमें हम पेशेंट से उसकी वो सारी चीजें पूछते हैं जब से, जैसे कि हम वात मूत्र और पुरीश मतलब जो हमारे फ्लैटस है, मैच्योरेशन है, और जो फीकल स्थिति है वो कैसी है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन होता है। और साथ में शरीर में लघुता, भारीपन जैसा कुछ है। तो ये जो 4 प्रश्न हैं ये बताते हैं कि जो कुछ भी स्थिति है परिपक्व मल बन के और कोष्ठ से बाहर निकल गया और हमारा पक्वाशय अच्छे से क्लियर हो रहा है, शरीर में हल्कापन आ रहा है, तो कोष्ठ की शुद्धता की स्थिति को बताते हैं। और जब इससे आगे बढ़ते हैं, हृदय उद्गार कंठ आस्य शुद्ध हो, हृदय प्रदेश में किसी भी तरीके का भारीपन, दर्द या जलन, किसी भी तरीके की डकार जिसमें कि सद्योमुक्त उद्गार या तिक्त अम्लोद्गार या जो है उद्गार संघ, ऐसी कोई स्थिति, या कंठ में कोई दाह, कोई अवरोध, कोई इस तरीके से जो है कंडू, ऐसी कोई स्थिति, और आस्य में किसी भी तरीके की स्थिति अगर हम समझते हैं तो ये हमारे शाखागत स्थिति को बताते हैं। और शाखा इससे जुड़ी हुई है, तो शाखा में लंघन है कि नहीं, लघुता है कि नहीं, इसका आकलन होता है। और ऐसे ही तंद्रा क्लमागते स्वेदो जायते रुचो च क्षुत पिपासा सहोदय, ये अगर स्थिति है, भूख प्यास सही से लग रही है, पसीना समय से आ रहा है, और उसको जो है एक जो दिन में भोजन के बाद तंद्रा जैसी स्थिति नहीं आती है, तब उसका मर्माशी संधि तक का भाग भी क्लियर हो रहा है, ऐसी लघुता की स्थिति का आकलन। और जब ये स्थिति का आकलन हो जाता है तो साथ में उसके निद्रा इत्यादि के जो सामान्य वेग हैं, जिससे कि उदावर्त का बहुत बड़ा ज्ञान होता है। यहाँ हम लोग व्यवहारिक स्थिति में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है निद्रा और पुरीश, इन वेगों की स्थिति से उदावर्त का ज्ञान होता है। तो यहाँ से हमें अजीर्ण के साथ साथ उदावर्त का ज्ञान भी हो जाता है कि कहीं रोगी के अंदर कोई वेग धारण की इतिहास तो नहीं है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो विभेदक लक्षण के रूप में उदर गौरव, उदर दाह, उदर शूल और आधमान और शोक गंडाक्षीकूट, ऐसे लक्षणों के साथ देख के उस अजीर्ण या उदावर्त के विभेद का भी ज्ञान कर लिया जाता है कि वो आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विस्तब्धाजीर्ण, रस्यसाजीर्ण या उदावर्त के किन प्रभेदों के साथ जुड़ा हुआ। तो ये एक यहाँ से थोड़ा सा क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम चीज प्राइमरी जो है आपके सामने रहा कि कभी भी अप्रोच करें तो हम पहले चीफ कंप्लेंट को देखें, और फिर हम अगर उस चीफ कंप्लेंट के साथ साथ हम अजीर्ण उदावर्त की स्थिति लगी हुई है उसका भी ध्यान कर लें, तो चिकित्सा में अप्रोच करने से में सबसे पहले हम अजीर्ण उदावर्त या समुत्थान का भेद करेंगे। समुत्थान भेद ही चिकित्सा का पहला सोपान है। तो जो हमने पहले क्लासेस में बात की थी कि हमें चिकित्सा में निदान परिवर्जन करना है और समुत्थान भेद करना है, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से समुत्थान भेद के लिए प्रवृत्त हो पाएंगे, अजीर्ण उदावर्त को एड्रेस कर पाएंगे। अब बात और आगे आती है कि कई स्थितियां इसके बाद हमारे पास आती हैं, जो हमने कहा कि जो कुछ भी स्रोतस दुष्ट हुआ है उसकी स्थिति का, कौन से स्रोतस के लिंग का अन्वेषण हमने किया, तो उससे हमको जो ज्ञात होता है वो है श्रोतोदृष्टि। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि एक स्थिति का ज्ञान हमको हो है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आया है वो स्रोतस की कौन सी लिंग का या दृष्टि का अनुसरण करके आया है। आचार्य चरक ने हमारे स्रोतस के प्रारंभिक प्रकोपण स्थिति का वर्णन किया है, जिसका नाम उन्होंने दृष्टि किया है। और आचार्य चरक ने स्रोतस के रचनात्मक विकृति का वर्णन किया है सुश्रुत जी ने, और उन्होंने उसका नाम विद्ध रखा है। तो अगर प्राणवा स्रोतस हम एग्जाम्पल लें तो प्राणवा स्रोतस में आप देखें तो प्राणवा स्रोतस में वो कहते हैं कि अतिशिष्टम, अतिबद्धम, कुप्तम, अल्पा अल्पा विचरण ससूलम उच्च वसंती दृष्टवा प्राण वाहिनी स्रोतांसी प्रदुष्टान विद्या, अर्थात कहीं अतिश्रेष्ठ रूप की, अतिशिष्ट मतलब बहुत ज्यादा, अतिबद्ध मतलब रूप के, उच्च वसंतम मतलब प्राण का व्यापार, सांस लेने की या कार्य करने की स्थिति हो, तब हम उसको जो है प्राणव दृष्टि का लक्षण समझे। और जहां पे विनाम, वंचन, अना या मरणम की स्थिति जैसी बता दिया है, वहां पे विद्ध के लक्षण करता है। तो आपको ये भी देखना है कि हमारा जो पेशेंट आया है वो प्राणवाह की प्रारंभिक स्थिति का दृष्टि लेके आया है या प्राणवाह के अंतिम विद्ध की स्थिति लेके आया है। अगर कोई पेशेंट एक ही बीमारी को विद्ध तक पहुंचा दिया है, तब उसमें चिकित्सा जनरली जो है साध्यता नहीं बनती है, प्रत्यक्ष करके ही चिकित्सा करना पड़ता है। तो एक चिकित्सक को यह भी पता होना चाहिए कि वो साध्य असाध्य किस रोग को डील कर रहा है, अन्यथा अर्थ विद्या यशो हानि, आप जानते हैं उपरोषणम है ना, तो अर्थ विद्या यश की हानि होती है और जनता के उपरोष का शिकार होना पड़ता है। तो आप एक चिकित्सक के रूप में अगर ये बता पाते हैं कि नहीं ये पेशेंट हमसे नहीं ठीक हो सकता है, तो भी आप एक बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे कि नहीं ये डिजीज इनक्योरेबल है और हमने टाइम पे बता दिया।
और उसके बाद भी अगर रोगी इलाज कराना चाहता है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, वो प्रत्यक्ष की स्थिति होती है। तो ये दिखाई देना चाहिए हमको अपने ओपीडी में कि नहीं, ये इसमें जो है लक्षण इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? तो स्रोतस के विद्ध के लक्षण अगर स्रोतस की दृष्टि के साथ आने लगे तब हमको चिकित्सा को यहाँ पे रुकना चाहिए। तो यहाँ पे एक फिर आपको बात करते हैं कि जो कुछ भी हमने चीफ कंप्लेंट्स में बात की थी, उन लक्षणों को हम अपने 4 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला हमारा जो लक्षण होता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यात्म लक्षण। प्रत्यात्म लक्षण प्रति आत्म, जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे हमने अभी बात किया कि संतापो देह मनसा अगर नहीं होगा तो हम उसको ज्वर नहीं कहेंगे। ऊर्ध्व आधा भाग से और हमारे शरीर में रक्त की प्रवृत्ति नहीं होगी तो हम उसको रक्तपित्त नहीं करेंगे। ऐसे ही गुदेन बहुद्रवम शरणम इति अतिसारम, अगर गुद से बहुमात्रा में द्रव मल का त्याग नहीं होगा तो उसको अतिसार नहीं। तो ये जो प्रत्यात्म लक्षण दिए गए हैं, इससे हमें किसी रोग की पहचान होती है। तो हमारा मरीज कई बार सीधे सीधे प्रत्यात्म लक्षण लेके आता है, तो उससे हम उसको जान सकते हैं। दूसरा होता है कि उन लक्षणों के अंदर भी वायु पित्त कफ या अन्य जो भेद है, उनसे उनके लक्षणों के अंदर जो विभेदक लक्षण देखने को मिलता है, उससे हम उसका विभेदक स्थिति जान सकते हैं। जैसे आपको जानते हैं आसीनो लभते सुखम, तमक श्वास का जो है विभेदक स्थिति है कि श्वास के अंदर भी श्वास कृच्छता तो होगी, लेकिन उसको जब हम बिठा देंगे तो उसको सांस में थोड़ी आराम मिल जाएगा। ऐसा विभेदक लक्षण होने पे हम उसको तमक श्वास में लेते हैं। तो ये विभेदक लक्षण से उसके भेदों का ज्ञान होता है। और ऐसे ही जो तीसरा लक्षण है वो है असाध्य लक्षण। मतलब एक रोग अपने सर्व संपूर्ण लक्षणों के साथ हो, सभी मार्गों में उसका लक्षण दिखाई देने लगे, और जो चिकित्सा चतुष्पाद है उसमें चिकित्सक, रोगी, परिचारक और औषध संपूर्ण स्थिति में ना मिल रहे हों, और ऐसी स्थितियां हो तो आप असाध्यता की स्थिति में रोग को देख पाते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति में हमारे साथ रोगी आता है तो हमें असाध्य की स्थिति का ज्ञान करके उसकी चिकित्सा उसी हिसाब से करनी चाहिए। और अंतिम जो लक्षणों का स्थिति है जिसको बोलते हैं अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा विज्ञान बहुत गहराई तक जाके चिकित्सा करता है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। तो ये जो है शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये हमारा 4 घटक होता है जिससे हमारी आयु बनी रहती है। तो जब इसमें शरीर के अंदर आपस के कोऑर्डिनेशन है, उसमें 2 तरीके के भाव चलते हैं, क्रिया और रचना। जब क्रिया और रचना एक दूसरे के साथ अपना संबंध तोड़ने लगे तब असाध्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब शरीर से इंद्रिय अपना संबंध तोड़ने लगे तब जो है अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम भी इंद्रिय स्थान कहा है चरित्र में। तो इंद्रिय ही विषयों को ग्रहण करने के लिए मन के साथ आगे जाके विषयों को ग्रहण करती थी। अब ये इंद्रिय इस शरीर से अलग हो रहा है, तब जो कुछ लक्षण आते हैं उसको अरिष्ट लक्षण के रूप में कहा। ये निश्चित मरण के सूचक होते हैं। ऐसा बात जो बताई गई है ये हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार रोगियों को ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसमें कि हम कई डिवीजन के साथ इसको जानते हैं। तो वो स्थिति का आकलन भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रोग जो है अब इसमें इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। धीरे धीरे वर्ण खत्म होता है, फिर स्वर खत्म होता है, जिसका पहला अध्याय है वर्ण स्वर इंद्रिय। तो कोई भी रोगी के अंदर जब अरिष्ट लक्षण दिखता है तो सबसे पहले अरिष्ट जो है वो उसके वर्ण में आएगा और उसके स्वर में आएगा। तो आप देखते हैं आवाज बैठ गई, आवाज नहीं आ रही है, कलर बिल्कुल फेड होने लगा, बिल्कुल एकदम मलिनता आ गई, समझते हैं हम ज्यादातर आईसीयू वगैरह में ऐसे पेशेंट देखते हैं कि अरिष्टता की स्थिति वहां पर जाती है। तो ये विवेचन हमको एज ए क्लिनिशियन जरूर होना चाहिए कि हमारे रोगी के अंदर कौन सी बीमारी है, उसका प्रत्यात्म लक्षण क्या दिख रहा है, उसके विभेदक लक्षण क्या दिख रहे हैं, उसमें असाध्यता की स्थिति क्या है, और अगर अरिष्ट की स्थिति है तो अरिष्ट के क्या लक्षण। ये हो जाए तो हमारे पास चिकित्सा का बहुत अच्छा आधार बन जाता है कि हमें उपाय कैसा करना है, महत उपाय करना है, अल्प उपाय करना है, प्रत्यक्ष करके करना है या छोड़ देना है। ये सारे विभेद हम यहाँ पे कर सकते हैं। और जब ये स्थिति आती है तब जो कुछ भी हमको मिला है उसको हम फिर अपने निदान की स्थिति में समप्राप्ति का संगठन क्योंकि हमने इनिशियल लेवल में आपसे बात किया था कि कोई भी रोग आएगा तो विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान, अर्थात उस रोग के अंदर कोई अग्नि दुष्ट होगी, उससे कोई आमता उत्पन्न होगी, उससे कोई दोष इन्वॉल्व होगा और उससे कोई दूषियों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो विकार प्रकृति के अंतर्गत अग्नि, आम, दोष और दूष्य, ऐसी 4 चीजों का आकलन किया जाता है। फिर वो विकार प्रकृति शरीर के किसी स्रोतस या किसी अधिष्ठान में जाके अधिष्ठित होगी, तो उस किस अधिष्ठान, किस स्रोतस में वो जाके अधिष्ठित हुई है, दोषों के किन किन अंशों को उसने प्रभावित किया है, प्राण का, उदान का, व्यान का इन्वॉल्वमेंट है, या जैसे अर्श में कहते हैं कि 5 वायु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अधिष्ठान में गुदा रूपी अधिष्ठान में अर्श हुआ और जो है अधोग नामनी जो बलियां हैं
प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवरणी, उसके पांचों वायु को अगर उसने प्रभावित किया तो उसमें अधिष्ठान का आकलन हम करते हैं स्रोतस के माध्यम से, जो दोष हैं उनके अंश के माध्यम से और दोषों के स्थान के माध्यम से। जैसे वायु का पक्वासे, कटि, शक्ति, स्रोत, अस्थि, स्पर्शेंद्रियम, जितना स्थान है तो कोई भी बीमारी वायु के पक्वासे स्थान में है, कटि में पहुंच गई है, शक्ति में पहुंच गई है, स्रोत में पहुंच गई है, इससे उसका फैलाव पता चलता है। आपके पास कई सारे पेशेंट आते होंगे जिनको आप देखते होंगे कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है, आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट आपकी बात नहीं मानते, थोड़े दिन बाद वो आते हैं, साहब मेरे को कटी सूल होने लगा, मेरा तो जो है डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, मुझे ऑपरेशन बताया गया, आपके पास आया। आपको पता रहता है कि नहीं, पक्वास से पहले बिगड़ा था, उसका ध्यान नहीं दिया, अब वायु कटी तक पहुंच गई, अब जो है उसने रचनात्मक विकृति शुरू कर दी। तो ये कोर्स है, आप पहले भी उसको चेतावनी दे सकते हैं कि नहीं, आप अगर नहीं आप भी ध्यान दे रहे हो तो आगे चल के इसमें पहुंच जाएगा। क्या अगर वो बाद में आया तो प्रीवियस क्या था उसका भी आकलन कर सकते हैं। तो चिकित्सा, एक चिकित्सक जो है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की चिकित्सा करता है। अभी जो मरीज आया है उसने पूर्व में क्या किया होगा उसका भी आकलन करता है, और अभी जो है अगर उसने चिकित्सा नहीं कराई तो भविष्य में क्या होगा उसका भी आकलन कर सकता है। तो ये विकार अधिष्ठान से हमको हर मरीज में विकार अधिष्ठान बनाना है, जो हमने प्रीवियस एकदम इनिशियल लेक्चर्स में इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात किया था कि संप्राप्ति का संगठन बनाना है। तो इसमें हमें अग्नि की स्थिति, स्रोतस की स्थिति, दोषों के अंश की स्थिति, दोषों के स्थान की स्थिति और कौन कौन से प्राण आयतन इन्वॉल्व है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 प्राण आयतन होते हैं और हमारे शरीर की जो 10 मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एक उभय इंद्रिय मन, ये जो है प्राणायतन से ऊर्जा लेके काम करती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी वाग इंद्रिय कार्य कर रही है, मेरी वाग इंद्रिय जो है वो कंठ जो है नामक प्राणायतन से जुड़ी हुई है। तो कंठ नामक प्राणायतन से ये लगातार ऊर्जा ले रही है और ये ऊर्जा जैसे ही कंठ से उसको मिलती है तब मैं धारा प्रवाह आपसे बोल पा रहा हूँ। लेकिन अगर ये मेरा कंठ नामक प्राणायतन सही काम ना करे और मैं मेरी आवाज में खरखराहट या मेरी आवाज में रुकावट या बहुत जो है स्टैमरिंग होने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कंठ नामक प्राणायतन कहीं ना कहीं उसको जो हमारी वाग इंद्रिय है उसको ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। तो हमारा मरीज कौन सी जो है परेशानी लेके आ रहा है, जैसे कोई चलने की परेशानी लेके आ रहा है तो पैर में अगर उसको चलने में परेशानी हो रही तो हमको पता है कि हमारा जो पाद नामक कर्म इंद्रिय है वो हृदय नामक हमारे जो है प्राणायतन से हम प्राणायतनों का आकलन कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्राणायतन इन्वॉल्व हो गए, किसी के पैर में भी तकलीफ है, गले में भी तकलीफ है, सिर में भी तकलीफ है, तो सिर, हृदय, बस्ती, कंठ, जो हमारे रक्त, शुक्र, ओजसी, गुदम, शंखो, मर्म, त्रयम, ऐसे करके जो 10 प्राणायतन है अगर 10 इन्वॉल्व हो गए तो हमारे पावर हाउस ठप हो जाएंगे। और आपको पता है जब प्रोडक्शन जहां से आ रहा है प्राण वही खत्म हो जाएगा तो फिर जो है जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो इससे रोगी के अंदर असाध्यता साध्यता का आकलन होता है कि कितने प्राणायतन को इन्वॉल्व कर लिया। तो ये जो छोटा छोटा आकलन है ये आपको चिकित्सा में डेप्थ देता है और आपके पेशेंट में आप बहुत गहराई तक जा सकते हैं और मरीज को चिकित्सा में लाभ भी दे सकते हैं और उसी हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। और इसमें अंतिम जो बात थी वो विकार समुत्थान की बात थी कि ये विकार जो परेशानी आई है वो कहाँ से आई है, आमाशय और पक्वा से। इसी विकार समुत्थान का सबसे पहले भेद किया जाता है, इसीलिए ये पूर्व का श्लोक जो है सबसे पहले एप्लीकेबल हो जाता है। तो विकार स्थान को सही ढंग से दूर करने के लिए हम निदान परिवर्तन का सहारा लेते हैं, जिसमें सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट निदान परिवर्तन करते हैं। इस विकार प्रकृति को दूर करने के लिए हम प्रकृति विघात का सहारा लेते हैं और इस अधिष्ठान को ठीक करने के लिए हम प्रकृति स्थापन का सहारा लेते हैं। इस तरीके से हमारी चिकित्सा निदान परिवर्तन, प्रकृति विघात और प्रकृति स्थापन से होती है और डायग्नोसिस विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान के माध्यम से होती है। तो ये जो है आप अपने ओपीडी लेवल में रोज यूज करें। निश्चित तौर पे थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, थोड़ी तकलीफें होंगी, कोई बात नहीं, हम लोग जुड़ चुके हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। आपकी क्वेरीज हो, आपका ये ग्रुप है ये लाइव रहेगा, इसमें कुछ भी आप अपने क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जैसा समय मिलेगा उसका जवाब आपको मिलेगा। और अगर इसके साथ हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट जो है इलनेस के साथ साथ अगर कोई और डिजीज है तो उसको भी जोड़ सकते हैं और प्रीवियस में कोई इलनेस या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इससे हमारी एक व्याधि विनिश्चय की स्थिति बनती है। ये जो पूरा का पूरा आप एक डिस्कोर्स रहा ये गुरु परंपरा में है और इसी से हम आप तक पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर आज हमारा अंतिम सेशन है, अंतिम हमारा सेशन है। सेशन अभी और भी होते रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। हम आप इसीलिए मिले हैं कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्लियर कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें आज क्वेश्चंस पूछें, मैं ज्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं रखूंगा और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसकी कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल जवाब देंगे। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन जो है ग्रुप में आया था एक दिन जी कि
हरित के बारे में आपने उसमें डिटेल में आंसर भी किया था कि हरित की अनुलोमक है, जी मल को पक्व करके बाहर निकालती। जी। तो आगे था कि पिच्छिल है, स्निग्ध, ये कैसे डायग्नोसिस करेंगे? आपने मल परीक्षा किया था, तो उन्होंने पूछा था कि साइन क्या दिखेंगे दोनों के? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा क्लिनिकल प्रश्न है। मल परीक्षा वास्तव में अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मल परीक्षा करते हैं तो मल के बारे में कहते हैं कि जो वातिक मल होता है जिसमें वात का अनुबल रहता है, वो मल जो है रुक्ष होता है, वो कठिन होता है और पिंडित मल होता है। और मतलब उसमें एक जस्ट जस्ट लाइक पेलेट फॉर्मेशन जैसा एकदम ड्राई इस तरीके की मल की स्थिति देखने को मिलेगी। और जो कफज स्थिति का मल होता है जिसमें कि कफानुबंध रहता है, उसमें जो है आपको चिपचिपापन, पिछलता और ऐसी स्थिति रहेगी, और उसमें जो है वर्ण की स्थिति में भी शुभ्रता रहेगी। और जो पित्तज मल होता है उसमें पीतता, द्रवता ज्यादा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमारा पेशेंट अगर आता है तो हम उससे एग्जामिनेशन के लिए, स्टूल एग्जामिनेशन के लिए स्टूल मंगवा सकते हैं, और उसको उससे प्रश्न परीक्षा भी पूछ सकते हैं कि स्टिकी आता है कि या बिल्कुल आता है, या उसमें जो है स्राव जैसा एक मतलब वॉटी जो है उसको स्टूल आता है। ऐसा जो है हम अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम ये तीनों तरीके के जो डोसिक प्रीडोमिनेंस है उसके जो है डिफरेंस कर सकते हैं। और उसमें जो हार्ड स्टूल है उसमें हम एरेनविस्ट हेरिडिटी की तरफ जा सकते हैं, जो अपक्व है लेकिन जो है उसमें हार्डनेस नहीं है तो हम जो है हेरिडिटी के लिए जा सकते हैं। और जिसमें द्रवता का अंश है और जिसमें इस तरीके से कफ की स्थिति है उसमें हम गोमूत्र हेरिडिटी की तरफ जा सकते थैंक यू सो मच सर। हैं। सर, क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स में, किसी ने जी जी, पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन विषुब्धता जीर्ण एंड अम्लपित्त। बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित तौर पे हमने जब अजीर्ण की बात की थी तो हमने इस बात पे बहुत गहराई से बात किया था कि विषुब्धता जीर्ण जो है वो वास्तव में एक वायु की विकृति से होने वाला अजीर्ण है, जिसमें कि प्राणवास होता का इन्वॉल्वमेंट करता है। और उसमें क्या होता है कि मरीज को मुख्य रूप से जो है उदर में सूल जैसा लक्षण होता है और विबंध की स्थिति रहती है। विष्टब्धम अनिलास सूलम विबंध आद्यमान शादके, है ना, ऐसी स्थिति हमको मिलती है। तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर करें तो उधर सूल की स्थिति के साथ साथ आपको मल जो है संग रहेगा, कठिन मल की प्रवृत्ति होगी तो विष्टप रहेगी। और यहाँ पे अम्ल पित्त की स्थिति अगर होती है तो अम्ल पित्त जो है पित्त के विदग्धता के बाद होने वाली एक रोगो स्थिति है या व्याधि की स्थिति है, जिसमें कि ऊर्ध अधा इस तरीके की स्थितियों में हमको तिक्त अम्ल उद्गार के साथ उदरदाह की स्थिति बाहुल्यता के साथ मिलती है। तो इस तरीके से हम उसमें विभेद कर सकते हैं कि जो हमारा अम्ल पित्त है और विषुब्धता जीर्ण है वो दोनों एक अलग लेवल की डिजीज हैं, दोनों की कारक स्थितियां भी अलग हैं, एक प्राणवासोतस और एक जो है अन्नवासोतस की प्रवृत्तर स्थिति में होने वाली विकृति। डॉक्टर मनीषा, आपने हैंड रेज किया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। सर, यही मेरा प्रश्न था कि जैसे अमल पित्त है के साथ पेशेंट आता है कि उसको एसिडिटी या खाना खाने की 1-2 घंटे बाद उसको जलन सीने में होती है, तो जी उसको हम अमल पित्त में रखेंगे या उसमें भी पहले अजीम का ही ट्रीटमेंट करेंगे? मैम, जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है। अगर आप आचार्य बागभट्ट का वो श्लोक याद होगा कि जो है कि हमको हमारे तेयंत मध्य दिगा क्रमान फिर नाभि अधो मर्द उदु संस्थिता, है ना, और भोजन के बाद रात्रि के प्रहर में या दिन के प्रथम काल में या हमारे ऐसे वय के साथ में हमारे वायु पित्त कफ में, कफ जो है प्रथम काल में, पित्त मध्यम में और रात और अंतिम में जो है वायु की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो आवरण की स्थिति जन्म हो ले रही है, यहाँ पे अगर आप समझे तो ये कोष्ठगत स्थिति है। तो कोष्ठगत स्थिति चूंकि हमने अन्न ग्रहण किया और उसके बाद से ही जो है सूल की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो सूल नहीं, जलन की स्थिति आपने कहा। हाँ जी। ऐसी स्थिति में हमको कोष्ठगत स्थिति समझनी चाहिए, क्योंकि कोष्ठ में ही जो है इतना क्षणिक परिवर्तन आहार के साथ होता है। तो अगर उसको भोजन के साथ ऐसा हो रहा है तो हमें सबसे पहले कोष्ठ में पित्त की विदग्ध स्थिति का आकलन करना चाहिए और विदग्ध पित्त के पाचन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन और था, जैसे गायनिकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एडिनोमायोसिस है, तो उसको किस दोष के साथ कोरिलेट करेंगे? मतलब वो पित्त का दोष है या वो कफज है? मतलब देखिए सबसे थायराइड में। पहले एक बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हमको ये कोशिश हमेशा करनी है एज ए क्लिनिशियन कि हमें कोई भी अगर जो मॉडर्न की डायग्नोसिस हम दे रहे हैं तो उस डायग्नोसिस में हमको जो मिलने वाले क्रियात्मक या रचनात्मक लक्षण हैं उसको हम संग्रह करें।
कि उसमें परेशानी क्या हो रही है, कंडू हो रहा है, मेन स्राव तो हो रहा है, सिर पीड़िता। दर्द जैसे कि मिनोरेजिया का इशू है एडिनोमायोसिस की वजह से। जी जी। हाँ जी सर। अगर आप इसमें समझ रहे हैं कि मिनोरेजिया का है, आपको मेंस्ट्रुअल आर्थो की स्थिति है, तो आपको एक जानकारी देने चाहूंगा कि जो गर्भाशय है वो भी कोष्ठ से जुड़ा हुआ भाग है। जी तो इस समय में हमको पक्वाशय के जो अनुलोमक की स्थिति है उसका ध्यान करना चाहिए, और वो हमारा कोष्ठ से जुड़ा हुआ अंग है। अगर हम उसमें कोष्ठ की चिकित्सा करते हैं तो वहां बेहतर लाभ मिलता है। इस तरीके से हम उसमें प्रवृत्त हों, और स्वाभाविक सी बात है कोष्ठ के अंदर जो प्रवृत्ति है वो वायु की वजह से, और जो उसमें रक्त के आर्तों की स्थिति है उसका जो है अगर हम ध्यान करें तो पित्त की वजह से, तो इसमें हमें वायु और पित्त का विशेष ध्यान करके चिकित्सा करनी चाहिए। जी सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट डॉक्टर ओशिन ने पूछा एक क्वेश्चन। एक पेशेंट है एज 6 ईयर, उसके अम्बिलिकल रीजन में पेन है और पेन मोशन पास करने के टाइम ही होता है, बाकी टाइम पेन नहीं होता है। उसने यूएसजी कराया है, रिपोर्ट नॉर्मल है। तो सर क्या कारण हो सकता है इसका? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बच्चा है, ये 6 साल का है, तो उदावर्ण होने के चांसेस बहुत कम है। इसमें जो है विस्तब्धा जिनके लक्षण हो सकते हैं, वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा है सही ढंग से, और इसी वजह से ऊर्ध्वगामी होकर विस्तब्धम अनिलास स्थूलम हो रहा है, और उसकी मल प्रवृत्ति सही ढंग से हो जाएगी। अगर वातानुलोमन दीपन पाचन के साथ कर दिया जाए तो इसमें बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा, इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर नितिन तिवारी ने क्वेश्चन किया था, ट्रीटमेंट ऑफ अर्श रोग। पेशेंट 60 ईयर्स, सफर फ्रॉम अर्श सिंस 10 ईयर्स, 5 to 6 बाउल मूवमेंट पर डे। पेशेंट के सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं और पेशेंट के फादर को भी अर्श था। देखिए, आप एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर हम अर्श की बात करते हैं तो अर्श की स्थिति रचनात्मक विकृति के अंतर्गत आ जाती है। जब कभी भी अर्श की बात होती है तो इसमें मांस व सोतस का अधिमांसज विकार जो है हमको ध्यान करना चाहिए, और शस्त्र क्षार अग्निकर्म की स्थिति की बात वहां पे आचार्य करते हैं। लेकिन अर्श जो है विबंध या उदावर्त के बाद होने वाला एक रोग विशेष है, तो जब तक हम वायु का अनुलोमन सही नहीं करेंगे, क्योंकि पांचों की पांचों वायु इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, अगर आप इसको ध्यान करें तो इसमें वायु का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो दीपन पाचन अनुलोमन इसका भी मूल आधार बनता है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि रचना की विकृति कहाँ तक पहुंच गई है, और चूंकि आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट जो है बीज दृष्टि का भी भाव लग रहा है, तो इसमें हम जितना हो सके बीज दृष्टि का तो निराकरण हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उसने जीवन शैली की वजह से जो जो चीजें ली हैं उसके हिसाब से हम अगर दीपन पाचन अनुलोमन करते हैं तो क्रिया में सुधार होगा, तो रचना में जाने वाला मल जो है रुक जाएगा। तो ऐसे मरीज को सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर ये दिवा स्वप्न करते हो तो इनका दिवा स्वप्न आप बंद कराइए, क्योंकि मांस व स्वतः दृष्टि का एक बहुत बड़ा निदान है दिवा स्वप्न। तो ऐसी स्थिति से अगर आप थोड़ा ध्यान करते हैं तो बिहार के रूप में इसका काम करें, और चंक्रमण रूपी व्यायाम जो है इनको कराएं। कम से कम नाक और ललाट पे अर्ध शक्ति पसीना आ जाए, क्योंकि स्वेदन क्रिया से ही वायु का सही अनुलोमन होता है। तो इनको सही ढंग से पसीना भी नहीं आता होगा, तो इनका स्वेदन कराएं, इनका दिवा स्वप्न बंद कराएं, और इन ऐसे मरीज में आकलन करके अगर कोई जरूरत नहीं है तो प्रारंभिक स्थिति में जो है कोष्ठ की शुद्धि करें, और जरूरत हो तो शाखागत उपक्रम में शस्त्रक्षार अग्निकर्म की तरफ बढ़े। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। सॉरी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस सर, ये जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था सर, इस पेशेंट का सर 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका है सर अर्श का। हाँ, देखिए ये आप बहुत क्लिनिकल बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, एक छोटा सा आपको बहुत ऐसा एग्जांपल देता हूँ, लेमैन एग्जांपल। सपोज अगर आपके पड़ोसी आपके घर में रोज थोड़ा सा कचरा डाल दे रहे हो और आप रोज क्लीनिंग कर देते हैं, तो आपका रोज साफ करने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपको एक दिन अपने पड़ोसी को नॉक करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आप मेरे घर में इसको मत डालिए। तो जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो हम गुदवली में जाके कर रहे हैं, और उसका मल हो सकता है कोष्ठ से जा रहा हो, और हम कोष्ठ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम बार बार शस्त्रक्षार अग्निकर्म कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको जब बोला कि पहले आप दीपन पाचन अनुलोमन करके कोष्ठ से मल जाने की प्रक्रिया को रोकें। हमेशा क्रम को ध्यान रखें चिकित्सा में, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्रम यही है, कोष्ठ से शाखा, शाखा से मर्माशी संधि। निज रोगों में यही क्रम फॉलो होता है। तो हमको जब बीमारी इसी क्रम से जाती है तो चिकित्सा भी इसी क्रम से जानी चाहिए।
और अगर हम सिर्फ सस्चार अग्निकर्म कर देंगे और कोष्ठ का मल जाना नहीं रोकेंगे, विप्रकृष्ट निदान प्रयोजन नहीं रोकेंगे, तो फिर वो कुछ दिनों बाद फिर से संचय हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, विवेक, मैं ये मालूम कर रहा था कि किसी पेशेंट को अगर अजीर्ण है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं उसके बाद में परफोरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? अगर किसी पेशेंट को अजीर्ण है, जी काफी समय से क्रोनिक हो गया, मतलब वो जीर्ण अजीर्ण हो गया, जी। तो क्या उसके बाद में परफोरेशन हो सकता है? जी, बहुत बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। अजीर्ण जो है ना, अजीर्ण की 3 स्टेज होते हैं। जो अजीर्ण है, अगर वो सिर्फ कोष्ठगत स्थिति में है, अर्थात वो सिर्फ विकार अवस्था में है, तो जो हम बात कर रहे हैं ऐसे लक्षणों को प्रकट करता है। लेकिन अजीर्ण अगर रोग की स्थिति में पहुंच जाता है, तब वो स्रोतस की दुष्टि करने लगता है और फिर वो धातुओं का प्रदूषण करता है। और अजीर्ण में पहुंच जाता है तो वहां तो आचार्य चरक कहते हैं कि यहाँ पे मृत्यु तक कर सकता है। घोरम मतलब वहां आप देखिए, अजीर्ण के जो उन्होंने 15वें अध्याय ग्रहणी में लक्षण बताए हैं, उसमें बताए हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अजीर्ण से नहीं हो सकती। वायु के रोग, पित्त के रोग, रस के रोग, है ना, रक्त के रोग, फिर वहां पे मूत्र के रोग, फिर उसके बाद से वो कहते हैं कि अगर अजीर्ण लगातार रहा तो अजीर्ण अन्य विष में बदल जाता है और मृत्यु कारक हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये अगर इसका मल इतना समुचित हो गया कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये हमारे रचना को विकृत करके वहां पे किसी भी तरीके का छिद्र उदर या जो है परफोरेशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रविंद्र चौहान का है, वातिक पित्तज और कफज उदर शूल में चिकित्सा कैसे करेंगे? शायद हम लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से डील कर चुके हैं। मेरे उसमें रहा है कि हमने स्टार्टिंग से ही बात किया कि कोई भी सूल जो हो रहा है उसमें मूल इन्वॉल्वमेंट तो वायु का होता है, लेकिन अगर उसके साथ अन्य स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि आम से गया है उदकवा स्रोतस से, तो आमाजीर्ण की चिकित्सा करेंगे। विदग्ध पित्त से गया है अन्नवा स्रोतस से, तो अन्नवा स्रोतस की चिकित्सा करेंगे। और मूल रूप से प्राणवा से आया है तो प्राणवा की चिकित्सा करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने विष्टब्दाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और आमाजीर्ण की चिकित्सा बहुत अच्छे से देखी थी। उसी का यहाँ पे भी हम ध्यान करेंगे। यहाँ आपका प्रश्न है तो मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरी श्रृंखला का नाम उदर रोग था। तो मैं यहाँ पे आपके प्रश्न से ये जवाब देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक विभेद आपको हल्के रूप में बता देना चाहता हूँ कि उदर रोग और कुक्षी रोग अलग अलग है। हम लोग जो बात कर रहे हैं कोष्ठगत बीमारियों की बात कर रहे हैं, ये हमारे जठराग्नि की विकृति से होने वाली स्थितियां हैं, जिसमें कि हमको कुक्षिगत हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन उदर रोग जो है वो इससे भी आगे है। जब हम बहुत दिनों तक अपने कुक्षिगत रोगों का, जैसा डॉक्टर अब्दुल कादिर जी ने पूछा कि ये परफोरेशन कर सकता है, निश्चित तौर पर जब हम बहुत दिनों तक अजीर्ण उदावर्त का ध्यान नहीं देते हैं, तब वो आगे की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें कि उदर रोग जो है रचनात्मक विकृति है, कुक्षी रोग जो है वो क्रियात्मक विकृति है। क्रिया के बाद रचना बिगड़ती है, और जब रचना बिगड़ जाती है तब फिर रिपेयरमेंट बहुत कम हो जाता है। इसीलिए जितने भी उदर रोग 8 के 8 बताए गए हैं उसमें साध्यता बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि रचना बिगड़ने से पहले क्रिया के स्तर में ही हम रोगी को ठीक करें। दिस इज कॉल्ड जो है अर्लीस्ट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो आपको जितना आप इसमें प्रॉम्प्ट रहेंगे उतना ही आप रोगी को जो है कष्ट से बचा सकते हैं, उसकी डिजीज को असाध्यता की तरफ जाने से बचा सकते हैं। तो उदर रोग के बारे में मुझे एक ज्ञान रखना था, क्योंकि एक उदर रोग एक बहुत बृहद विषय है, और ये जो अब अगर आपकी एक समझ बनी है अजीर्ण उदावर्त की, तो ये आगे लीड करके उदर रोग की तरफ बढ़ सकती है। और उदर की जो दीवार है, जैसा कि आप समझते हैं कि हमारा जो पूरा जो प्रदेश है, हृदय को छोड़ के जो आमाशय पक्वाशय का जो प्रदेश है वो हमारा कुक्षी कहलाता है क्रिया के रूप में, और उसके ही रचना के भाग को हम उदर रोग कहते हैं। और जब इस जो है कुक्षी से निकल के त्वग मांस अंतर की स्थिति में जो द्रव पहुंच जाता है, या जो हमारा जो है विकृति पहुंच जाती है, तब वो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर या छिद्रोदर, रकोदर, या जो है हमारे इस तरीके से बदबुदोदर या जलोदर की स्थिति उत्पन्न करता है। तो ये उदर रोग जो है ये गंभीर स्थिति है। हम बोलचाल में जरूर बोलते हैं उदर रोग, मतलब उदर रोग शुरू होता है, अगर उसकी प्रारंभिक स्थिति देखें तो अजीर्ण उदावर्त के बाद ही उदर रोग की स्थिति आती है। तो ये थोड़ा सा बात आई, इसलिए मुझे रखना पड़ा कि उदर शब्द जो है जहां भी लिखा हो आप समझ जाइए कि, और वहां पे देखिए उदर के साथ उन्होंने रोग शब्द यूज किया है। अजीर्ण उदावर्त पहले विकार की स्थिति में आते हैं। विकार का मतलब होता है धातु वैषम्य, और रोग का मतलब होता है दोष वैषम्य, जहां पे धातु विभंजन शुरू हो जाए, टूट फूट शुरू हो जाए। तो उदर जो है वहां पे रचना में टूट फूट शुरू हो जाती है। इसलिए आपको जो भी उदर रोगी दिखेगा उसमें उच्छेद, उसका प्रत्यात्म लक्षण है उच्छेद बाहुल्य।
अर्थात उदर प्रदेश में उभार या सूजन या जल का भराव या वायु का जो है वृद्धि, ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे, तब हम उसको उदर रोग नाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर गौरव मालवीय का। ये मेरा भी क्वेश्चन था सर कि मर्मस्थी संधि के रोगों को ठीक करने के लिए हमेशा कोष्ठ शाखा को पहले ठीक करना आवश्यक है क्या, आगे है, या फिर डायरेक्ट ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और निश्चित तौर पर ये हम यहाँ पे फिर बताना चाहेंगे कि हमें जिस तरीके से हमारे शरीर में पोषण आगे बढ़ता है उसी तरीके से औषधि भी आगे। आपने कोई औषधि दिया है तो वो कोष्ठ से शाखा, शाखा से मर्मस्थी संधि में हमारे ही उसी पोषण के मार्ग के माध्यम से डिलीवर होती है, जिसको हम मार्गस्थ रस कहते हैं। अगर वो कोष्ठ पूरा मलों से भरा पड़ा है और आप शाखा की औषधि देते हैं तो वो जो औषधि है बलपूर्वक कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में गुगुलू इत्यादि गामित सिद्धांत से, रस औषधियां गामित सिद्धांत से जाके अपना थोड़ा बहुत असर तो दे देती हैं, लेकिन बीच का जो मल है उसको वो उसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, और वहां भी जहां उनको पहुंचना रहता है वहां भी पूर्ण वीर के साथ नहीं पहुंच पाती। तो हमारी समूचना का मूल भेद नहीं होता है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि कोई चिकित्सा या कोई लक्षण चिकित्सा या हेतु विपरीत चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा नहीं है, संप्राप्ति विघटन चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा है। इसीलिए क्रम तो यही होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि 70% लोग कोष्ठ से शाखा, शाखा से मर्मस्थी संधि में गए होते हैं। तो आप अगर कोष्ठ डील कर लेते हो तो 70% लोग ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। फिर शाखा और मर्मस्थी संधि में अगर वो रोग कोष्ठ से गए हैं और आपने कोष्ठ ठीक कर लिया तो शाखा मर्मस्थी संधि कई बार ऐसे ही खाली हो जाती, ठीक हो जाती है, तो आपको औषधि की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आप क्या करेंगे, औषधि का बचाव भी कर सकते हैं कि जो रस औषधियां आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम सभी की जिम्मेदारी भी है, हम सभी चिकित्सक हैं कि हम रस औषधियों का बहुत बचाव के साथ प्रयोग करें। इवन हर्बल मेडिसिन का भी बहुत बचाव के साथ प्रयोग करें, क्योंकि स्कार्सिटी होती जा रही है, मेडिसिन इतनी अवेलेबल नहीं है जितनी हम उसका यूज कर रहे हैं। तो जहां एग्जैक्ट जरूरत है वहां उस औषधि का उपयोग करें। अगर हम उसको मिसयूज करेंगे तो धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है और सही मरीज को कभी औषधि नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमारा ये हमेशा ये रहना चाहिए कि जब जरूरत हो हम वहां तक, सर बीच औषधि में तो नेटवर्क अंधी इशू। होती है, चिकित्सक उसको दिशा। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर नितिन का क्वेश्चन है, हाउ टू डू सद्यो वमन एंड विरेचन, प्लीज गिव अमाउंट ऑफ द्रव्य। सर ये सद्यो वमन और विरेचन के बारे में पूछ रहे हैं और द्रव्य का अमाउंट भी पूछ रहे हैं। जी चलिए, बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है। हम लोग जब चिकित्सा सूत्र की बात कर रहे थे तो हमने वहां पे बात किया था कि कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुदोष और उपस्थित दोष रहते हैं, तब हमें ऐसी उपाय करने पड़ते हैं कि हमारे दोष जो है हमारे स्थिति में, जो शरीर के मल की स्थिति है उसमें वो हमारे उपक्रम से या हमारे समन औषधियों से वो इस स्वरूप में नहीं परिवर्तन हो पाते हैं कि अग्नि उनका दहन कर सके। तब हमारा जो उपाय होता है उसमें हम उनको उपस्थित दोष करते हैं। उपस्थित दोष कहने का मतलब है कि अब वो उनका हम शाखा इत्यादि से, मर्मस्थी संधि से उनको कोष्ठ में ले आने की कोशिश करते हैं। वृद्धि अभिसंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात्, है ना, ये जो प्रक्रिया करते हैं उससे उनके अंदर जो है उपस्थित दोष की स्थिति आ जाती है। अब वो निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर जो है हम उनको स्नेह इत्यादि प्रक्रिया से ऐसा करके और फिर हम उनको सद्यो वमन या सद्यो विरेचन, ऊर्ध्व या अधोभाग, जैसा कि उनके अंदर हमारे को लक्षण दिखे उसके हिसाब से हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हम यह आकलन करते हैं कि हमारा जो मरीज है उसके अंदर जो उपस्थित समूचा है उसकी विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान के बल पर वो कैसी है, ज्यादा प्रभुत स्थिति वाली है, बहुदोष वाली स्थिति है तो उसमें, और उसकी प्रकृति कैसी है, वो बालक है, वृद्ध है या कोई महिला है, इस सब चीजों का विचार करके उसमें हमको मृदु करना है या उसमें हमको तीक्ष्ण लेना है, ऐसी औषधियों का चयन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार, जैसे एक प्रचलन में आ गया है कि मदन फल ही वमन के लिए लेना है, निशोथ ही जो है विरेचन के लिए लेना है, ऐसा नहीं है। हमको उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन उसके हिसाब से लेना चाहिए जैसा हमारे रोगी की स्थिति हो। तो इस तरीके से हम सद्यो वमन के लिए अगर जाना चाहते हैं तब हमको इसका आकलन करना जरूरी हो जाता है कि हमारा बहुदोष और उपस्थित दोष अगर बना है तब हम सद्यो वमन के लिए जा सकते हैं। कई बार तो लवणोदक से ही वमन हो जाता है, निम्बोदक से ही वमन हो जाता है, यष्टि मधु फांड से ही वमन हो जाता है, आपने अगर दोषों को उपस्थित करा दिया हो तो। डॉक्टर एस बावरिया, आपने हैंड रेज किया है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर मुझे ये पूछना था कि जेनेटिक डिसीज अगर कोई है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे मदर और फादर दोनों को सिकल सेल है
और उन्हें लेकिन कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती, पर जो छोटी बच्ची है 5 साल की बच्ची है सर, उसे हर 5-6 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? आप बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि हम एज ए प्राणी बाहर की दुनिया से ऊर्जा लेते हैं, और ऊर्जा लेने के लिए हमारे पास 3 माध्यम है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जिसको त्रयोपस्तंभ कहते हैं। और इससे हमारे आयु के 4 घटकों का पोषण होता है: शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। तो ये जो ऊर्जा लेने का माध्यम है, इसकी शुरुआत हमारे गर्भ से ही हो जाती है। हमारे माँ बाप से जो हमको सहज रूप से बल प्राप्त होता है शुक्र शोणित के माध्यम से, वहां से हमको प्रारंभिक जो हमारा बीज भाग आता है, वहां से हमारा निर्माण होता है। तो अगर ये दृष्टि वहां से शुरू हो गई है कि मातृ पितृ में जो है ये बीज भाग अवयव की दृष्टि रही है, और उसके वजह से हमारा निर्माण जो हुआ है, जिसमें हमारी उत्पादक प्रकृति प्रभावित हो गई है, क्योंकि कहते हैं काल शुक्र शोणित जीव संयोग से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो इनमें सहज बल बहुत कम है। तो अब आपके पास 2 ही बल बचता है, जिसको कहते हैं युक्तिकृत और कालकृत बल। तो आप एज ए चिकित्सक यहाँ पे युक्तिकृत बल, जो कि आहार और विहार की योजना से बनाया जाता है, और कालकृत बल, जो कि हमारे जलवायु और बाहर के वातावरण या हमारे वय के हिसाब से हम अर्जित करते हैं। तो उस रोगी के अंदर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि उसका रेगुलर बेसिस पे चिकित्सा उपाय और जो है आहार का उपाय एकदम ध्यान करें, और ऋतु का भी उसको बहुत ध्यान कराएं। उसके अंदर बिल्कुल ऋतु के परिवर्तन, खासकर ऋतु संधियों के वगैरह के, उसको अच्छे से एजुकेट करें, उसके फैमिली को एजुकेट करें, क्योंकि जब हमारी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं तब हमारे बल जो है ट्रांजिशन फेज में रहते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी हम यम दंष्ट्रा काल से निकल के आए हैं। हमारा जो है कार्तिक और अगहन का जो 8-8 दिन होता है, उसको यम दंष्ट्रा कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रोग होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम प्रोन हो जाते हैं, कालकृत बल हमको कम मिलता है। समस्या से कैसे जोड़ सकते हैं उसको? हितकर आहार, हिततम आहार पे कैसे रख सकते हैं उसको? मुद पे कैसे रख सकते हैं उसको? जो है आप मुद के साथ दाड़िम पे कैसे रख सकते हैं उसको? जो है आप यव पे कैसे रख सकते हैं उसको? सेंधो पे कैसे रख सकते हैं उसको? जो है आमलक पे कैसे रख सकते हैं? ये सारी जो आपकी युक्तिकृत बल की स्थिति है और कालकृत की बल की स्थिति है, इसको आपको वहां पे जोड़ना पड़ेगा। जी सर। आवाज आ रही मेरी? यस सर। होपफुली इनका आंसर हो गया होगा। आपको जो जरूरत की चिकित्सा है उसको साथ में रख सकते हैं, लेकिन ये 2 बल आप जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका जो है इस तरीके से ट्रांसफ्यूजन वगैरह चलता रहेगा। सर, तो रक्तवर्धक हम कुछ औषध देंगे और उसके बाद ये आहार से भी करें, दोनों चले? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, सीधे रक्तवर्धक औषध देने के बजाय, क्योंकि हो सकता है कि उसकी धात्वाग्नि अभी इस हालत में ही ना हो कि वो रक्तवर्धक औषध को ले पाए। आप कोष्ठ से चिकित्सा करिए, जहां पे हमने जो बात कही है अजीर्ण वगैरह की, वहां से उसकी चिकित्सा करिए। आपको ये पत्रक ध्यान करके उससे प्रश्नोत्तरी लेना चाहिए और उसकी कोष्ठगत स्थिति का आकलन करना चाहिए, और फिर उसको सिंपल आहार औषध से शुरू करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर अब्दुल कादिर ने फिर से हैंड रेज किया है। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। मैं मालूम कर रहा था, क्लिनिकली व्यवहार में होता क्या, पेशेंट उसको कहेंगे वमन तुम्हें कराना पड़ेगा और मरीज तैयार नहीं होता इसके लिए अक्सर जी, उसमें क्या कर सकते हैं उसकी जगह? हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो कहते हैं आड्यो रोगी विषक बस्यो व्यापका सत्वान अपि। चिकित्सक का काम होता है कि चिकित्सक अपनी जो ज्ञान है उसके बेसिस पे अपने पेशेंट को उसकी यथा स्थिति को बताना। ये तो आपकी चिकित्सा कौशल की स्थिति होती है कि जैसे जैसे रोगी को लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब जो बात बता रहे हैं वो हमारे लिए उपयुक्त है, तब वो कहलाता है कि वो आतुर बन जाता है और वो सब कुछ कराने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपका काम है अपने तरीके से उसको एजुकेट करना, हर बार एजुकेट करिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोगी आतुर नहीं बना रहता है, उसके अंदर अभी भी एक संशय की स्थिति बनी रहती है। तो जब संशय की स्थिति रहेगी तो चिकित्सा नहीं जुड़ पाएगी। तो आप हमेशा यही करते चलिए, बाकी रोगी के ऊपर छोड़िए। जिसको आतुर बनेगा वो जरूर आपसे जुड़ेगा। कोई तरीका नहीं ऐसा, कोई दूसरा शॉर्टकट? जी जी, अब्दुल कादिर जी हमारे बैचमेट हैं, इसलिए इनसे इनका एक प्रश्न बनता है। शॉर्टकट तो चिकित्सा में नहीं होता है डॉक्टर साहब। चिकित्सा तो हमेशा लॉन्ग कट से की जाती है, और जहां भी शॉर्टकट अपनाया जाता है वहां पे जो है चिकित्सा विदिशा को प्राप्त हो जाती है।
तो इसीलिए मैं आपको यहाँ ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी शॉर्टकट में जाएं। आप यही कोशिश करिए कि आपका प्रभाव, आपकी चिकित्सा ऐसी हो कि रोगी आपकी बात को मना ना कर पाए, और यथावश्यक स्थिति में ही आप उसको सजेशन दीजिए, निश्चित तौर पर लोग कराएंगे। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, डॉक्टर एकता ने पूछा है कि एक पेशेंट के विंटर सीजन में भी पाम एंड सोल बहुत कोल्ड रहते हैं। आई गेस सभी के रहते होंगे। आगे इन्होंने बोला है, व्हाट रीजन मे बी बिहाइंड इट, प्लीज टेल, शी हैज कॉन्स्टिपेशन टू, शी टेक्स मच टाइम इन डिफिकेशन होगा आई गेस, ये इन्होंने डिमार्केशन लिखा है। डॉक्टर एकता, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप प्लीज खुद को अनम्यूट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, वो मेरी बेटी ही है और कैसे? उसके जो हाथ और पैर है वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह होते हैं, और उसको सर मोशन बहुत ही टाइम लगता है उसको। मैं जानना चाहती हूँ सर, इसमें मैं और क्या ट्रीटमेंट दे सकती हूँ? देखिए मैम, ये बहुत आप प्रैक्टिकली, चूंकि आप इसके साथ गुजर रही हैं तो आप इसको समझ सकती हैं। ये बिल्कुल वात वृद्धि का एक लक्षण है। कार्श्यम कार्ष्ण्यम उष्ण कामत्वम कंप अनाह सकृत ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। अर्थात जो है उष्ण की कामता है, वहां पे शीतत्व की वृद्धि है, और जो है बहुत, आपने कहा कि जो मल प्रवृत्ति है वो बहुत कठिन या बहुत देर से होती है। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान करना चाहिए कि आप दीपन पाचन अनुलोमन को मुख्य आधार बनाएं। सबसे पहले उसके आहार का जो है परिवर्तन करें, उसको लघु सुपाच्य आहार पे रखें। मुद्ग या मुद्ग के साथ जो है उसको बॉइल्ड राइस दें, और उसको कोई भी पिष्टान्न न दें, पिसा हुआ अनाज, आटा, मैदा, बेसन, पापड़ न। सर, लेकिन उसको पढ़ाई की वजह सब से देर रात तक रात्रि जागरण उसका जैसे 12-1 बज जाता है सोते सोते, ऐसे में। मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा था, वो यही था कि आहार के बाद नींद को सही करना है, रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा करना है। तो ये आदत अगर हमने उसको डलाई है तो हमको ग्रेजुअली जो है पादांशिक क्रम से 1/4 कम करते हुए आपको उसके सोने का क्रम 10 से 5 के बीच में ले आना होगा। अगर आप इसको नहीं ले आएंगे तब तो उसकी वायु की वृद्धि ठीक नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपको ध्यान करना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया को जो है आप कर लेते हैं तो फिर जो है इसमें आपको 21 दिन में सुधार देखना शुरू हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर, डॉक्टर रविंद्र ने अपना हैंड रेज भी किया हुआ है, प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रविंद्र। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सद्दोवन जो करते हैं सर, उसमें सर क्या आता है, कभी भी कर सकते हैं कि कोष्ठ में जो दोष रहते हैं सर तो वही निकलते हैं, है ना सर। लेकिन जैसे हम अगर स्नेहन स्वेदन करने के बाद, क्योंकि सर ज्यादातर जो शाखा में हमारे जो दोष हैं उन्हें हमें कोष्ठ में लाना है, उसके बाद सर अगर सद्दोवन करते हैं तो सर उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, या सर केवल कोष्ठ से दोष निकालना है सद्दोवन में? देखिए, आपका प्रश्न सही है डॉक्टर साहब, लेकिन सद्य वमन हम उपस्थित दोष में करते हैं। मतलब उपस्थित दोष वो हुआ जो कि शाखा इत्यादि से, मर्मास्थ इत्यादि से कोष्ठ में आ चुका है। जी सर। तो वमन तो हमको हमेशा ऐसी स्थिति में ही करना है जो कि कोष्ठ में दोष उपस्थित हो चुके हैं। अगर ऑलरेडी वो पहले से उत्क्लेशित दोष कोष्ठ में है, तब हम उसको जो है सीधे सद्य वमन की स्थिति में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो दोष जो है हम प्लान कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं, इसमें बहुदोष की स्थिति बन रही है, तो हमको उसको उपस्थित दोष बनाना पड़ता है और उसको फिर से शाखा मर्मास्थि संधि से कोष्ठ में ले आना पड़ता है। तो आप इस स्थिति का आकलन करके कि दोष जो है जो कोष्ठ में आ चुके हैं और पहले से हैं, तब आप सद्योगमन के लिए जा सकते हैं। और अगर बहुदोष की स्थिति में है लेकिन दोष मर्मास्थि संधि या शाखाओं में है, तब आपको स्नेहन वगैरह करके जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसके साथ हमको शाखा से निकाल के, मर्मास्थि संधि से निकाल के कोष्ठ में लाना। जी सर, थैंक यू सर। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे जो बातिक सूल जो रहता है सर वो काफी तेज रहता है सर, जैसे मेरे पित्तज सूल और कफज में बहुत कम रहता है। लेकिन सर क्या होता है, कभी कभी जैसे बातिक जो सूल होता है लोगों को 2 या 3 या 4 दिन तक हो रहता है सर। तो सर मैं जैसे मैंने सर एक ज्यादातर पेशेंट में संगवटी प्लस सर उसे क्या है कि जैसे ये स्नेह जो हम बोलते हैं सर, जैसे 10 ml तेल और 10 ml गौघृत मिला के उसे देते हैं, क्योंकि वहाँ रुचिता जो है सर
उसके वजह से ही बातिक सूल हुआ। तो सर वहां पे मैं एमेक इसने मैं देखे सर ज्यादातर करता हूँ, लेकिन सर कभी कभी क्या होता है किसी किसी पे मुझे मालूम है सर ये बातिक है, क्योंकि तीव्र सूल है तो इसका मतलब बातिक ही हुआ। तो सर उस स्थिति में सर क्या मुझे दूसरी कोई ऐसी मेडिसिन या वस्ती के द्वारा मतलब उसका संशमन हो सकता है? मतलब मैं सर ये जानना चाहता हूँ, उपसय जो है मैं इस तरीके से करता हूँ, वस्ती के द्वारा किया जा सकता है या कोई सर और भी तरीका है जिससे उसका सूल का समन हो? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें आप दो चीजों के साथ जा सकते हैं। वातानुलोमन को तीव्रतर स्थिति में बढ़ा सकते हैं। खासकर आपको हिंगू और कंपिलक की योग का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, जो कि बहुत तीव्र अनुलोमक होता है। तो उससे जो है ये वातानुलोमन होके जो कोष्ठगत वायु है वो जो है, जो रुकावट है, जो अवरोध है, वो दूर हो सकता है। और साथ में आप जो है लोकल एप्लीकेशन के लिए त्रिकटु, हिंगू और वचा जो है वो नाभि प्रदेश में, उदर में लेप के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप दोनों चिकित्सा कर सकते हैं। बस्ती जो है वो पक्वाशय से होते हुए हमारे शरीर में व्याप्त होती है। तो पक्वाशय अधोनाभिगत अगर सूल की स्थिति होगी तो वहां पे बस्ती से लाभ देखा जाएगा, लेकिन ऊर्ध्वनाभिगत सूल की स्थिति होगी तो वहां पे आपको सीधे बस्ती से लाभ नहीं मिलेगा। तो ये विवेचन आपको करना पड़ेगा कि जो सूल है, क्योंकि यहाँ मूल जो चिकित्सा है हमको, यहाँ अगर बहुत तीव्र सूल हो रहा है तो इससे ये होता है कि अब वो शाखाओं का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इसमें दो चीजें ध्यान रखिए, सूल, रुजा और वेदना, तीन शब्द होते हैं। सूल जो है वो कोष्ठ से आता है, रुजा जो है वो शाखा से आती है, और वेदना जो है वो मनवास्ती संधि से आती है। तो सूल जो होता है वो कोष्ठ में रहता है तो कोष्ठगत चिकित्सा करनी चाहिए, और रुजा जो होती है उसमें जो है तीव्रता तो रहती है, लेकिन उसमें हमारे पेशेंट को आहार और नींद, ये दो चीज जो है उसका बिगड़ने लगता है। लेकिन जब वेदना आ जाती है तो मरीज का आहार निद्रा के साथ साथ आनंद भी बिगड़ जाता है। मतलब वो हर समय उसमें रहेगा और निरंतर उसको तकलीफ रहेगी और उसको किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो ऐसे आप एक सिंपल जो है आकलन जो है सूल की स्थिति में है, रुजा की स्थिति में है कि वेदना की स्थिति में है, तो हमको उपाय क्या करने चाहिए? कोष्ठ का उपाय करना चाहिए, शाखा का उपाय करना चाहिए, या मनवासी संधि का उपाय करना चाहिए? समन औषधियां जो आप बता रहे हैं वो मनवासी संधि के साथ ज्यादातर काम करती हैं, तो उनका हमें बाद में प्रयोग करना चाहिए। और जो उपक्रम की औषधियां हैं वो हमारे कोष्ठ में काम करती हैं, उनका उपयोग हमें पहले करना चाहिए। और जो दोष के जो स्रोतस के उपक्रम बताए गए हैं उसका उपयोग हमको बीच में करना चाहिए। ऐसा अगर हम रखेंगे तो इसमें हमको लाभ मिल सकता है समूचना के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने यहाँ पे एक बात बोली कि शमन की सॉरी एक तो उपक्रम की औषधि है और दूसरी शायद शमन की। तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये उपक्रम की है या ये ऐसी है? मतलब आपने किस तरह बोला? हमने कुछ नहीं बोला, ये तो आचार्य चरक ने बोला है। जो औषधियां षड उपक्रम में लंघन लघुता करें, जो वृंघण करें, जो है हमारे स्नेहन करें, जो रूक्षण करें, जो स्वेदन करें, स्तंभन करें, ये औषधियों का डिवीजन ही वास्तव में चिकित्सा षड उपक्रम से ही होती है। जो हम आगे बमन विरेचन करके हम शोधन भी करते हैं उसमें भी षड उपक्रम ही जो है काम करते हैं। बमन भी एक तरीके का लंघन रूपी उपक्रम है। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आत्ते व्यामश्चेति, है ना, ऐसे करके जो 10 लंघन के प्रकार बताए गए उसमें बमन भी आता है। तो हम करते तो उपक्रम ही है, लेकिन उपक्रम की जो औषधियां सामान्य औषधियां हैं जिनको हम आहार औषध कहते हैं, जैसे हम कहीं जीरा यूज करते हैं, कहीं अजवाइन यूज करते हैं, कहीं हींग यूज करते हैं, तो कहीं पे हरिद्री यूज करते हैं, तो कहीं पे हरिद्रा यूज करते हैं, कहीं अदरक और सौंठ यूज करते हैं, ये सब उपक्रम की औषधियां। और ये आचार्य चरक ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे जो सूत्र स्थान से ही इनको बताना शुरू कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर डॉक्टर रविंद्र ने ही जो है क्वेश्चन किए हुए थे कि सामज अम्ल पित्त में सूत शेखर एंड निरामज अम्ल पित्त में लघु सूत शेखर, क्या ये सही सोच रहे हैं? देखिए, ये आप समूचना की स्थिति से अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप इसको दे सकते हैं। समूचना का आकलन अगर आपने कर लिया है कि नहीं ये अम्लपित्त ही है, हम आपको फिर से आग्रह करेंगे कि अम्लपित्त डायग्नोस करने से पहले एक बार विदग्धाजीर्ण की तरफ ध्यान कर लें। कई बार ऐसा होता है कि विदग्धाजीर्ण ही जो है रहता है और वो अम्लपित्त जैसा दृष्टि देता है, तो हम अगर विदग्धाजीर्ण है तो हम सीधे मधुएष्टि से भी काम चला सकते हैं, इंद्रजो से भी काम चला सकते हैं, हमको रस तक नहीं जाना पड़ेगा। और अगर वो आपकी डायग्नोसिस है कि नहीं निरंतर उसको निरंतर वो सूल है, उसमें निरंतरता बनी हुई है, उसमें शाखा मनमासी संधि इन्वॉल्व हो गई है, उसका आनंद भी चला गया है, उसकी नींद भी चली गई है,
और वो पेशेंट आप बहुत परेशान है तब आप वहां तक भी जा सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नरेंद्र ने पूछा है, शंखवटी अम्लपित्त चिकित्सा के लिए कितने दिन तक प्रयोग कर सकते हैं? ये आपके स्वविवेक पे निर्भर करता है कि आपके मरीज की समूर्छना का बल कैसा है। मैंने कहा कई स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, कई दोषों के अंश का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, कई प्राणायतन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो ड्यूरेशन ज्यादा भी हो सकता है। एक ही जो है स्रोतस में है, अन्य अगल बगल के किसी स्रोतस में नहीं गया है। जैसे आपने कहा कि अंधवा स्रोतस की दृष्टि है और आपने कहा कि ये रोग आपका अंधवा स्रोतस का है, लेकिन प्राणवाह और उदक वाह पे कोई प्रभाव नहीं गया है, रसवाह पे कोई प्रभाव नहीं गया है, तो हो सकता है कि अल्प अवधि में ही काम चल जाए। तो ये समूर्छना के बल के ऊपर निर्भर करता है, आपको उसका सतत अन्वेषण करना पड़ेगा, इसकी मर्यादा मैं सेट नहीं कर सकता। सर इन्होंने आगे क्रोनिक अम्लपित्त के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी पूछा हुआ है। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें अम्लपित्त जो है संसृज्यमानम पित्त्यंत्या दाह तृष्ण मुखाम्यान जन्यत अम्लपित्तम सा पित्तजांश अपरान गदा, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं 15वें अध्याय में कि पित्त जो है अम्लपित्त जनरेट करता है, लेकिन उसके पहले दाह तृष्णा मुख आम्यान है ना, ऐसी स्थितियां उदर में उत्पन्न करता है। तो हमको पित्त के अजीर्ण की चिकित्सा पहले करनी चाहिए, तब हमको जो है अम्लपित्त की तरफ बढ़ना चाहिए। अम्लपित्त एक व्याधि स्वरूप है, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी विकृति जो होती है वो 3 रूपों में आगे बढ़ती है, विकार, रोग और व्याधि। विकार कोष्ठ में होता है, रोग शाखा में होते हैं, और व्याधि हमारी मर्मास्थि संधि को इन्वॉल्व करती होती है। तो व्याधि की औषधियां प्रयोग करने से, व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा में जाने से पहले हमको कोष्ठ और शाखा को ध्यान कर लेना चाहिए। अगर हमने इसका ध्यान कर लिया तो हम बहुत घरेलू उपायों से भी रोगी को ठीक कर सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं औषध अंधी होती है, चिकित्सक उसको दिशा दिखाता है। तो जितनी औषधियां जो है, औषधियां वास्तव में हमारे दिशा में काम करती हैं, और हम तो हमें अपनी दिशा इतनी बढ़ा के रखनी चाहिए कि औषधि का कब कहाँ प्रयोग करना है वो भी बहुत ध्यान करें। क्योंकि आइट्रोजेनिक जो देखा जाए, जैसे कि आप कोई भी निदान पढ़ेंगे उसमें एक शब्द लिखा रहता है पंचकर्मा उपचार, या जो है अविधि संशोधना, है ना, या इस तरीके की जो है, मतलब बहुत सारे औषधियों के व्यतिक्रम की वजह से भी बहुत सारे रोग होते हैं, क्योंकि औषधि मलों के साथ संपर्क बनाती है। लेकिन अगर चिकित्सक की दिशा सही नहीं हो तो औषधि धातु के साथ संपर्क बनाने लगती है, और जब औषधि धातु के साथ संपर्क बना देती है तब वो गद उत्पन्न करती है, और वो गदा अतिचार कहलाता है। तो बहुत सारे ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं जो चिकित्सक के द्वारा किए जाते हैं, और हम उसका आकलन नहीं कर पाते हैं, और रोगी को ऐसा लगता है कि नहीं, हमने जो है रोगी को एक परेशानी से तो ठीक कर दिया, लेकिन दूसरी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। एक उदाहरण देते हैं, गुरुजी हमारे दिया करते हैं कि कोई सिरासूल का रोगी आता है और हम तुरंत उसको सिरासूल आदि बज्र रस लिख देते हैं, तो जो पित्त रक्त तक गया था वो रक्त का तो एक समन हो जाता है, लेकिन पित्त का जो मल है अब दूसरी जगह जाने लगता है, और कहीं स्किन में पहुंच के वो त्वक विकार उत्पन्न कर देता है। तो मरीज हमारे पास 2 महीने बाद आता है कि साहब आपने सिरासूल तो ठीक कर दिया, लेकिन अब हमारे स्किन में थोड़ी इचिंग हो रही है, इसको देखिए। तो हम स्किन का उपचार करने लग जाते हैं। फिर जब हम स्किन का उपचार जो है करते हैं, थोड़ा वहां पे कुछ स्किन की औषधियां देते हैं, तो फिर पित्त का ध्यान नहीं किए रहते हैं, वहां पे रक्त की शुद्धि करते हैं और पित्त का मल बना रहता है, तो फिर वो निकल के कहीं हमारे जो है किसी रक्त पित्त के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो इस तरीके से जो चिकित्सा है उसके बारे में आचार्य भागवत कहते हैं कि प्रयोगा समेत व्याधि यो अन्यम उदीरे, एक जो है प्रयोग करने से एक व्याधि को समन कर दी और दूसरे को उदीरन कर दी, ना सो शुद्धो विशुद्धो ना सा समेति। मतलब जो एक व्याधि को उदीर्ण करे और दूसरे का समन करे, ऐसी चिकित्सा शुद्ध नहीं होती है। जो विशुद्धो है संवेद न कोपे, जो विशुद्ध चिकित्सा है वो समन करती है, दूसरे का उत्पन्न नहीं करती। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम इससे रोगी को बचाएं। जी सर, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर एकता का क्वेश्चन है सर यहाँ पर, सर प्लीज टेल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म एज पर आयुर्वेद। फिर मैं आपको मैडम यहाँ बोलना चाहूंगा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और समसामयिक है, बहुत सारे रोगी हमें नियमित रूप से इसके मिलते हैं। आपको हमेशा अपने जो हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट आपके पास आई उसका आपको अपनी आयुर्वेदिक विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान बनाना होगा। उसमें कौन सी अग्नि दुष्ट हुई है, उसमें जो कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कौन से दूषियों का इन्वॉल्वमेंट है, किस स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, और किस प्राणायतन का इन्वॉल्वमेंट है, किस दोष के अंश का इन्वॉल्वमेंट है, और वो किस समुत्थान से उत्पन्न हुई है, आमाशय या प्रश्वास।
जब आप इसको बनाएंगे तब आपको आयुर्वेदिक डायग्नोसिस यहाँ पे बनेगी, और आयुर्वेदिक डायग्नोसिस पे ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम डायग्नोसिस हाइपोथायराइडिज्म बना लिए तो हम सिम्टोमेटिक हर्बो मिनरल ड्रग्स दे सकते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती होगी, और हम सिर्फ उसमें एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर पाएंगे, संप्राप्ति विघटन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको संप्राप्ति विघटन करना है तो सबसे पहले संप्राप्ति संगठन बनाना होगा, वो भी आयुर्वेदिक। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर वैशाली ने पूछा है, सर अगर पेशेंट पहले से कायम चूर्ण लाइक सब यूज करने के बाद आते हैं, उसका कोष्ठ भी क्रूड कोष्ठ वाली कंडीशन में आ गया हो, इन पेशेंट्स का कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? और सर ये बहुत ही कॉमन है, ओटीसी प्रोडक्ट्स आजकल बहुत यूज करते हैं। ये एकदम बिल्कुल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये क्या होता है जब हम बलपूर्वक, क्योंकि देखिए आपने आकलन तो किया नहीं, वहां पे रोगी ने आकलन नहीं किया अपना कि उसको मल प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है। मल प्रवृत्ति का कारण ये भी हो सकता है कि आहार आमाशय से पक होके आगे नहीं बढ़ा, तो भी मल प्रवृत्ति सही नहीं होगी, मतलब विष्टब्धाजीर्ण की स्थिति है। और आहार के पचने के बाद जो वायु है उसकी क्रिया सही नहीं है, तब भी मल प्रवृत्ति नहीं होगी, जो कि उदावर्त की स्थिति है। तो उदावर्त में तो वातानुलोमन कर देने से काम बन जाएगा, लेकिन अजीर्ण में तो सबसे पहले दीपन पाचन करना पड़ेगा, फिर वातानुलोमन करना पड़ेगा। तो अब मरीज क्या करता है कि जो भी पक्वाशय में मल है उसको खींच के बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जो श्रंशन, भेदन, रेचन ऐसी औषधियां हैं उनको प्रयोग में ले आता है, जिससे कि तीव्रता के साथ उसको मल प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन इन औषधियों का दुष्प्रभाव ये होता है कि ये पक्वाशय को रुक्ष कर देती है, और पक्वाशय इतना रुक्ष हो जाता है कि फिर वो सामान्य प्रतिक्रिया पे कुछ असर ही नहीं होता है। पहले उसको कायम चूर्ण से हो जाता था, फिर नित्यम चूर्ण से हो जाता है, फिर पेट सफा से नहीं होता है, फिर वो बहुत सारे जो है कॉम्बिनेशन लेना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज है इसमें हमको फिर से दोबारा पहले तो उसका परिवर्जन कराना चाहिए, फिर मृदु अनुलोमन की स्थिति में ले जाना चाहिए, और आहार औषध का इसमें प्रयोग करके खासकर स्निग्ध आहार जो है उसके भोजन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और मूल समूचना कहाँ पे रही है, आमाशय से वो गया है, मतलब उदावर्त की वजह से उसको नहीं हो रहा था, या आमाशय से हो रहा था, इसके लिए उसको प्रश्न पूछना चाहिए कि पहले उधर डोलो, उधर दाह, उधर सू जैसा कोई लक्षण तो नहीं होता था, या जो है उसको निद्रा और जो है पुरुष के वेग धारण का इतिहास तो नहीं रहा। इसका विभेद करके हमको मूल समूचना में फिर से दीपन पाचन के लिए जाना है या सीधे अनुलोमन के लिए जाना है, इसका विचार करके चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहिए, जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस कैसे डेवलप हुई थी वहां तक जानने की कोशिश। थैंक यू सो मच सर, होपफुली इनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई गेस आज के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए। सो मच टीम निरोग स्ट्रीट। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, आप सभी की वजह से ये संभव हो पाया। और आप सभी चिकित्सक, मेरी ये शुभकामना है कि आप अपने अपने फील्ड में इस सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करें। आप निश्चित तौर पर अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। कोई क्वेरी आने से मैं आपके साथ हूँ, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे निरोग स्ट्रीट टीम का कि आपने मुझे अवसर दिया इतने सारे प्रतिभाशाली चिकित्सकों के साथ बातचीत करने का, अपने गुरु परंपरा के विचारों को शेयर करने का, और इस तरीके से मैं आपसे जुड़ पाया, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सबका भी जिन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया और इसको सक्सेसफुल बनाया। हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे। आप सभी के साथ मैं आज एक फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उसको फिल करिए ताकि हम लोगों को आपके सर्टिफिकेट्स पहुंचाने में आसानी हो। एंड थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।